नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका। दिस साइड से कृष्णा गुप्ता इज वेलकमिंग यू। आई होप यू आर फाइन एंड डूइंग वेल। आई एम ऑल्सो फाइन एंड डूइंग वेल। देखते हैं आज के सेशन में हम लोग क्या कवर करेंगे। आज के सेशन में हम लोग कवर करेंगे वैल्यूएशन ऑफ ऑप्शन करना। जो भी ऑप्शन का वैल्यूएशन निकलता था वो सीखेंगे विद द हेल्प ऑफ ब्लैक-स्कॉल्स मॉडल। इसका क्वेश्चन नंबर 25 है जो आपके मॉड्यूल में है। मैं आज आपको कंसेप्ट एक्सप्लेन करूंगा और वो जो क्वेश्चन है वो भी इस सेशन में आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा। तो आइए स्टार्ट करें। सो लेट्स स्टार्ट एंड लेट्स लर्न। सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि इस मेथड को अगर आपको फॉलो करना है और अगर इस मॉडल को आपको फॉलो करना है तो आपको ये एजम्पशंस देख के चलने होंगे। कौन कौन से एजम्पशंस? तो सबसे पहला एजम्पशन है यूरोपियन ऑप्शंस आर कंसीडर। ये वाले जो ऑप्शंस होते हैं यहाँ पे यूरोपियन ऑप्शंस को कंसीडर किया जाता है। नो ट्रांजेक्शन कॉस्ट, इसके अंदर कोई भी ट्रांजेक्शन कॉस्ट नहीं लगेगी जब इसका वैल्यूएशन का ऑप्शन हो रहा होगा, ऑप्शन का वैल्यूएशन हो रहा होगा। शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट्स आर नोन एंड आर कांस्टेंट, तो जो भी शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट होगा आपको पता होगा और वो कांस्टेंट होगा ओवर द पीरियड। स्टॉक्स डू नॉट पे डिविडेंड, जो भी स्टॉक्स होगा जिसके रिगार्डिंग आप ऑप्शंस में जा रहे हो वो कोई भी डिविडेंड पे नहीं करेगा। स्टॉक प्राइस मूवमेंट इज सिमिलर टू अ रैंडम वॉक, जो स्टॉक प्राइस का मूवमेंट होगा वो सिमिलर होगा जैसे अदर रैंडम हमने काम करते हैं अदर वॉक्स। स्टॉक रिटर्न्स आर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जो भी स्टॉक का रिटर्न होगा वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा जैसे अदर स्टॉक्स होते हैं। एंड द वेरिएंस ऑफ द रिटर्न इज कांस्टेंट ओवर द लाइफ ऑफ एन ऑप्शन, जो भी वेरिएंस आएगा रिटर्न का जो भी वेरिएंस आएगा रिटर्न में जो भी चेंजेस होंगे वो कांस्टेंट होंगे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ऑफ व्हाट? ऑप्शंस का जो भी लाइफ होगा 3 मंथ 6 मंथ, उसके अंदर जो भी वेरिएंस आएंगे वो सिमिलर होते जाएंगे यानी कांस्टेंट हो गए। ये देखिए अब हम लोग चलते हैं फॉर्मूलाज के ऊपर। ये 3 फॉर्मूलाज यानी इतने फॉर्मूला का यूज करना है। ये फॉर्मूलाज का यूज करके आपको ऑप्शन की वैल्यू मिलेगी। कैसे निकालना ऑप्शन की वैल्यू हम लोग अभी उसके ऊपर आते हैं कि कैसे हम लोग को क्या चीजें फॉलो करनी है तो कि हमारा जो भी ऑप्शन का वैल्यू हो आ जाए। तो सबसे पहले आपको ना देखना पड़ेगा जो मेन ऑप्शन की वैल्यू वो कैसे निकलती है। स्पॉट वैल्यू लोगे मल्टीप्लाई बाय ND1, ये n क्या होता है, D1 क्या होता है, ये सब चीजों पे हम लोग आएंगे। पहले मैं फॉर्मूला जस्ट रीड कर दे रहा हूँ आप लोगों के लिए। सो ऑप्शन वैल्यू इज इक्वल टू स्पॉट वैल्यू मल्टीप्लाई बाय ND1 माइनस, पहले इतने को सॉल्व करना फिर माइनस कर देना x मेरी स्ट्राइक प्राइस होती है आज के डेट में, जो स्ट्राइक प्राइस है आज के डेट में नहीं। ऑप्शन जब हम लोग खरीदने जाते हैं तो कॉल ऑप्शन होता है या फिर पुट ऑप्शन होता है, उसके ऊपर एक्सरसाइज प्राइस होती है ना, एक्सरसाइज प्राइस कह लो या फिर स्ट्राइक प्राइस कह लो, उसी को हम लोग बोलते हैं। यहाँ पे मैंने x से डिनोट किया हुआ है e टू द पावर RT, ये r वाला वैल्यू है। यहाँ पे क्या ब्लैक-शॉल्स मॉडल में आपका रैंडम या फिर कंटिन्यूअस कंपाउंडिंग, सॉरी जब आप लोग यहाँ पे ब्लैक-शॉल्स मॉडल फॉलो कर रहे हो तो क्या वहां पे सिंपल इंटरेस्ट या कंपाउंडिंग इंटरेस्ट फॉलो होता है? जी नहीं, यहाँ पे सिर्फ कंटिन्यूअस कंपाउंडिंग ही फॉलो होता है। तो आपको ऑटोमेटिकली इस फॉर्मूला में e टू द पावर RT मिलेगा। ये चीज एक्सप्लेन करना है। r आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है और जो t होता है वो ड्यूरेशन होता है। एंड ND2 क्या होता है वो भी हम लोग अभी देखते हैं। देखो सबसे पहले D1 देखो, n क्या होता है उसके ऊपर मैं आता हूँ। D1 देखते हैं। D1 कैसे निकलेगा? तो D1 निकलेगा ln का मतलब होता है लॉग स्पॉट अपॉन x यानी स्पॉट वैल्यू ऊपर लिखेंगे और x जो आएगी इट इज नथिंग बट द स्ट्राइक प्राइस। फिर उसको प्लस कर देंगे ब्रैकेट के अंदर किससे, r प्लस स्टैंडर्ड डेविएशन, ये स्टैंडर्ड डेविएशन है आपका, स्टैंडर्ड डेविएशन टू द स्क्वायर अपॉन 2। तो पहले इस वाले को सॉल्व करेंगे फिर इसको इससे प्लस कर देंगे और फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे और ये दोनों को फिर प्लस करेंगे और आपको डिवाइड किससे कर देना है, डिवाइड करना है स्टैंडर्ड डेविएशन ब्रैकेट में t, ब्रैकेट में नहीं आएगा सॉरी, अंडर रूट t इज नथिंग बट योर ड्यूरेशन। फिर जैसे आपका D1 निकला आप निकाल सकते हो D2 कैसे निकलेगा, D1 माइनस स्टैंडर्ड डेविएशन अंडर रूट t। तो इस क्वेश्चन को अगर सॉल्व करना है तो देयर आर 5 स्टेप विच यू नीड टू फॉलो। क्या फॉलो करना वो भी हम लोग आते हैं। अब हम लोग ये n की बात करते हैं। मैंने आपको सारी, अब एक एक करके सारे एलिमेंट को देखते हैं क्या चीजें क्या है। तो देखो जो स्पॉट वैल्यू थी इस फॉर्मूला के अंदर, ये जो स्पॉट वैल्यू थी वो तो एज इट इज। स्पॉट वैल्यू का मतलब क्या होता है, करंट स्टॉक प्राइस। आप जिस भी स्टॉक के अगेंस्ट ऑप्शन में ट्रेड करने जा रहे हो वो स्टॉक का अभी करंट में क्या प्राइस चल रहा है वो होती है स्पॉट वैल्यू। एक्स क्या हो गया, स्ट्राइक प्राइस कह लो या फिर एक्सरसाइज प्राइस कह लो ऑफ द ऑप्शन का। वो ऑप्शन का स्ट्राइक प्राइस क्या है, एक्सरसाइज प्राइस क्या है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, टी कहते हैं। सॉरी टी नहीं, एक्स से डिनोट करेंगे। टी क्या होता है, टी इज नथिंग बट द टाइम रिमेनिंग अंटिल एक्सपायरेशन और एक्सप्रेस एज परसेंटेज ऑफ अ ईयर। इन सिंपल वर्ड्स बोलूं तो जो भी आप ऑप्शन ले रहे हो उस ऑप्शन का ड्यूरेशन क्या है,
अगर तो उस ऑप्शन का ड्यूरेशन 6 मंथ है तो आप कैसे लिखोगे 6 मंथ डिवाइड बाय 12 मंथ, और इसको आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 0.5। या तो आप इसको 0.5 लिखो या तो आप 50% लिखो। तो 50% लिखना हो गया या फिर 0.5, दोनों का मतलब सेम ही होता है। बट यहाँ पे बस मॉड्यूल में आपके लिखा है कि इट इज एक्सप्रेस्ड एज अ परसेंटेज ऑफ अ ईयर, ईयर का कितना परसेंटेज ये डिनोट करता है। बट आपको सॉल्व करते टाइम 0.5 ले रहा है। अगर मैं बोलूँ 3 मंथ्स है तो 3 मंथ में क्या होगा 3 मंथ डिवाइड बाय 12 मंथ। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 0.25, या आप इसको 0.25 बोलो या फिर 25% बोलो, बट सॉल्व कर देना आपको 0.25 कंसीडर करना है। ठीक है, गॉट इट? इतना आपको समझा टी क्या होता है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अब तक हम लोग ने क्या क्या चीजें देख ली। स्पॉट वैल्यू क्या होगा, आज के दिन की प्राइस। एक्स क्या होगा, जो भी स्ट्राइक प्राइस है या फिर एक्सरसाइज प्राइस है। देखो एक्सरसाइज प्राइस और स्ट्राइक प्राइस दोनों एक ही चीज है, बट टर्मिनोलॉजीज बट मैं बोलते टाइम इंटरचेंजेबली यूज होता है। अगर मैं बोलूं एक्सरसाइज प्राइस, उसका मतलब भी एक्स ही है, और स्ट्राइक प्राइस बोलूंगा तो भी एक्स ही है। मतलब दोनों को सेम ही वर्ड यूज करते हैं, बस बोलने का थोड़ा फील लेने का तरीका अलग है। कहीं कहीं पे आपको एग्जाम के क्वेश्चन में एक्सरसाइज प्राइस लिख देगा, कहीं कहीं पे आपको स्ट्राइक प्राइस लिख देगा, तो वहां पे कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों का मतलब एक ही है। देन आर क्या होगा आपका, करंट कंटिन्यूसली कंपाउंडेड रिस्क फ्री इंटरेस्ट रेट। तो आर इज नथिंग बट द योर रिस्क फ्री इंटरेस्ट रेट विच इज कंटिन्यूसली कंपाउंडेड। अब ये तो आपको सबको पता है, आपने पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में इसको देखा होगा, स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन हो गया दिस, ये सिंबल का मतलब होता है स्टैंडर्ड डेविएशन एंड एनुअल वॉलेटिलिटी ऑफ स्टॉक प्राइस, कि स्टॉक प्राइस में कितना एनुअल वॉलेटिलिटी हो रहा है, चेंजेस हो रहा है। ओके, यहां तक आपको समझ में आया। अब ln मतलब क्या होता है, ln मतलब इज नथिंग बट द लॉग। ln मतलब लॉग होता है, क्या होता है, लॉग। तो आप लोगों ने जो लॉगरिथम वर्ड यूज सुना होगा वो लॉग, लॉग की वैल्यू देंगे। तो ये लॉग की वैल्यू हमेशा, ये जो लॉग की वैल्यू है ये हमेशा एग्जाम में दी हुई होगी, और अगर नहीं दी हुई होगी तो कैसे निकालते हैं, ये भी ये वाले कंसेप्ट नोट में मैंने वो चीजें कवर की है। लेट मी शो यू दैट थिंग ऑल्सो सो दैट यू आर कंफर्टेबल विद दैट, कि अगर मान लो बाय चांस एग्जाम में लॉग की वैल्यू नहीं दी है तो कैसे हम लोग लॉग की वैल्यू निकालेंगे। मोस्ट प्रोबेबली तो लॉग का वैल्यू दिया ही होगा एग्जाम में, आप लोग को अच्छे से आंसर देखना है, आपको उसका वैल्यू मिल जाएगा। ये देखो, अगर लॉग की वैल्यू नहीं दी है तो कैसे निकालना है, दिस वैल्यू पुट करना, उसको अंडर रूट प्रेस करना है 12 टाइम्स, फिर -1 मल्टीप्लाई बाय 4096, आपका आंसर आ जाएगा लॉग का वैल्यू, वैसे निकलता है। तो ये नोट्स में मैंने वो भी चीज कवर की है, बट एग्जामिनर आपको जब भी ये ब्लैक शॉर्ट्स मॉडल का बोलेगा सॉल्व करने के लिए तो उस समय आपको लॉग का वैल्यू दे देगा। ओके, उसके बाद क्या था, ln हो गया। ई क्या होता है आपका, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, वो तो सिंपल है, आपको पता ही है, उसमें कुछ है ही नहीं। ई का पावर हमेशा, ये भी e टू द पावर rt का जो वैल्यू होगा वो भी एग्जाम में दिया हुआ होगा। अब n क्या होता है, nx, ये देखो nx है। x इज नथिंग बट जो d1 d2 निकाला ना हम लोग, ये d1 d2 वो उसके अंदर ही रखा है। n क्या है वो देखो, n इज नथिंग बट द स्टैंडर्ड नॉर्मल क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन एरिया अंडर नॉर्मल। क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन सामने बोल रहा है, क्यूमुलेट करके आ रहा है, स्टैंडर्ड नॉर्मल क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। यानी हम लोग देख रहे थे जब हम लोग एक क्वेश्चन हम लोग ने सॉल्व किया था जहां पे हम लोग को n टू द पावर 033 की वैल्यू दी थी। मैं बता रहा हूं, हम लोग ने एक क्वेश्चन सॉल्व किया था जहां पे हम लोग को वैल्यू दी गई थी किसकी, e टू द पावर, देखो यहां देखो बोर्ड पे देखो, हम लोग ने एक क्वेश्चन सॉल्व किया था जहां पे हम लोग को वैल्यू दी गई थी e टू द पावर 03 की और e टू द पावर 04 की, और हम लोग ने वैल्यू निकाला था e टू द पावर 033। ऐसा कुछ याद आ रहा है, याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ याद आ रहा है। तो हम लोग को इसका वैल्यू दिया था ना ये कुछ, तो यही होता है नेचुरल नंबर। तो हम लोग को एक टेबल मिलता है, जेड स्कोर का टेबल मिलता है, वो टेबल में से हम लोग उसकी प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। तो इट इज नथिंग बट द n, जहां पे वर्ड आ रहा है ना, तो n d1 का मतलब हो गया, मान लो अगर d1 की वैल्यू, मान लो अगर d1 की वैल्यू 0.5234 ऐसे करके कुछ आई, और मैं बोल रहा हूँ n d1 का वैल्यू निकालो, इसका मतलब क्या हो रहा है, ये नंबर आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी वो हमको फाइंड आउट करना होगा। और वो एक टेबल आता है, जब नॉर्मली एग्जाम में वो टेबल होता है, बट इसके लिए आपको कुछ वैल्यूज दे देंगे एग्जाम के अंदर, जिसका यूज करके आप n की वैल्यू डिराइव करोगे। तो अगर मैं बोलूँ ये n वर्ड का मतलब क्या हो गया, हम लोग को एक नंबर निकालना है, जो नंबर यूज कहाँ से होगा, एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन टेबल करके टेबल होता है, वो टेबल से डिराइव होता है। वो टेबल कैसे शो करते हैं, कैसे देखते हैं, दो पेज का वो टेबल होता है। बट यहाँ पे आपको जब भी क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपको कुछ वैल्यूज दे देंगे कि n30 का वैल्यू इतना है, n40 का वैल्यू इतना है,
अब उसके बीच में अगर नंबर आया तो आप वैल्यू निकाल के लो, तो आपको टेंशन नहीं लेना है, सिंपल है, D1 की वैल्यू निकालना है। और ND1 कैसे निकलेगा अभी हम लोग पूरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आपके साथ में पूरा क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, तो आपको और बेटर तरीके से क्लैरिटी मिल जाएगी। तो n जब भी बड़ा है, n का मतलब होता है हम लोग को एक प्रोबेबिलिटी निकालनी है, उसके होने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो रही है, वो हम लोग स्टैंडर्ड नॉर्मल क्यूमुलेटिव टेबल। बट आपको यहाँ पे ये वाला बात याद रखना है कि इट इज ए क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब सब ऐड कर करके यहाँ तक आ रहा है। अब मैं आपको कुछ ना नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन टेबल के कुछ कंसेप्ट बताता हूँ, वो कंसेप्ट आपको जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि एग्जाम में जो वैल्यूज आपको देंगे ना, अब वो कैसे वैल्यूज देंगे उसके ऊपर डिपेंड करता है। आप लोग बस ये एग्जाम्पल देखते चलो मेरे साथ। अगर उन्होंने मान लो इस तरफ का वैल्यू दिया, आपको उस तरफ का वैल्यू चाहिए, सर इस तरफ उस तरफ अभी नहीं समझ रहे, यहाँ ध्यान दो, यहाँ ध्यान दो, आपको और बेटर तरीके से लगा। तो कभी भी जब हम लोग ये n वाला वैल्यू निकालते हैं ना, जो कि एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो टेबल होता है, वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन टेबल यहां से ऐसे निकल के आता है। तो कभी भी याद रखना आपको, इस तरह का एक डायग्राम बनता है, जो डायग्राम के अंदर एक सीधी लाइन खींची जाती है और एक ये वाली लाइन खींची जाती है और ये वाला एक ऐसा एक बनाया जाता है, कर्व बनाया जाता है। अब ये कर्व का बोलने का मतलब क्या है कि ये एक प्रोबेबिलिटी को डिस्ट्रीब्यूट करता है। ये जो पूरा कर्व है ना, ये एक प्रोबेबिलिटी है, मतलब इसके अंदर पूरे प्रोबेबिलिटीज के नंबर इनबिल्ड होता है। अभी जो पूरा डायग्राम बना है, ये डायग्राम को पहले तो समझो। हम लोग ने एक लाइन खींच दी, ठीक है, ये कर्व बना दिया, ये एक सीधी लाइन खींच दी, और ये z इज इक्वल टू जो 0 दिख रहा है ना, ये z, हम लोग हर बार वहां पे जो ND1 ND2 की जो वैल्यू आएगी ना, इट इज नथिंग बट द वैल्यू ऑफ z। हम लोग को z का वैल्यू फाइंड करना है, और z मतलब क्या, वो होने की प्रोबेबिलिटी का वैल्यू फाइंड आउट करना है इन सिंपल वर्ड। तो कभी भी एग्जाम में सॉल्व करोगे तो जो भी वैल्यू आएगा, इसका मतलब z का वैल्यू निकालना है। अब z का वैल्यू कैसे निकालेंगे उसके ऊपर काम करेंगे। अगर z का वैल्यू 3 है तो प्रोबेबिलिटी कितनी, z का वैल्यू 4 है तो प्रोबेबिलिटी कितनी, z का वैल्यू 0.5 है तो प्रोबेबिलिटी कितनी, मतलब उसके होने के चांसेस कितने हैं। तो ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन एक टेबल होता है, जो हम लोग इसको एक चार्ट से समझते हैं। बीच में जो लाइन है ना, इसका मतलब क्या होता है, लाइन के इस तरफ जितने भी वैल्यूज आएंगे ना, वो z इज इक्वल टू पॉजिटिव वैल्यू होंगे। क्या होंगे, z इज इक्वल टू पॉजिटिव। तो z इज इक्वल टू पॉजिटिव वाले सारे वैल्यूज इधर आएंगे, और पॉजिटिव 0 से लेके इन्फिनाइट तक जा सकता है। और z के और ये लाइन के इस तरफ जितने भी वैल्यू आएंगे ना, इसका मतलब होता है z इज इक्वल टू नेगेटिव वैल्यू, z इज इक्वल टू नेगेटिव वैल्यू। तो जैसे एक फॉर्मेट है, मतलब z इज इक्वल टू x माइनस म्यू अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन, वहां से एक z की वैल्यू हमें डिराइव होती है, जो प्रोबेबिलिटी में काम आती है। जब आप लोग रिस्क एक चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2 आई थिंक, जहाँ पे वार वाला कंसेप्ट आता है, वहां पे इसका सॉल्व थोड़ा यूज होता है। व्हेन यू सॉल्व दैट चैप्टर यू विल गेट, रिस्क मैनेजमेंट वाला जो चैप्टर होता है। तो आप लोग यहाँ पे ध्यान दो, जब यहाँ पे जाएगी ना चीजें z से इस लाइन की तरफ, इसका मतलब पॉजिटिव वैल्यू, और ये पॉजिटिव से इन्फिनाइट तक हो सकता है। यानी अगर मैं बोलूँ इट इज नथिंग बट द 0 टू पॉजिटिव इन्फिनाइट, और यहाँ वाली जो वैल्यू होती है इट इज नथिंग बट द 0 टू, मतलब ऐसा ना लिख के मैं ऐसा लिखूंगा, माइनस इन्फिनिटी टू 0। तो ये टेबल क्या बोल रहा है, ये जो डायग्राम है ये बोलता है कि यहाँ वाला जो आप सबको पता है, कोई भी चीज ले लो सबकी प्रोबेबिलिटी तो 1 होती है। तो ये बोल रहा है ये जो पॉजिटिव वाला वैल्यू है ना, 0 से लेके पॉजिटिव, उसकी वैल्यू होगी 0.5, यानी ये वाले हिस्से की जो वैल्यू होगी वो 0.5, यहाँ वाले हिस्से से कितना भी लेके जाओ उसकी वैल्यू होगी 0.5। तो आधा अगर 0.5 है तो माइनस इन्फिनिटी टू 0 तक की जो वैल्यू होगी वो भी होगी 0.5। यहाँ तक आपको समझा? तो एकदम सिंपल। क्या बताया मैंने अभी तक आपको? मैंने अभी तक आपको यही बताया है कि ये टेबल होगा, एंड टेबल में 2 हिस्से होंगे। हमेशा आपको ये डायग्राम बनाना है वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। टेबल के 2 हिस्से होंगे, 0 से लेके इस तरफ जो इन्फिनिटी की वैल्यू होगी उसका प्रोबेबिलिटी होगा 0.5, और 0 से लेके इस तरफ की जो माइनस इन्फिनिटी वैल्यू होगी उसका वैल्यू होगा 0.5। आपको अभी तक इतना याद रखना है कि टेबल के उस तरफ जितने भी सारे वैल्यू के, मतलब इन सब का समा, इन सब का जो टोटल होगा वो 0.5 होगा प्रोबेबिलिटीज का, और इन सब के टोटल का प्रोबेबिलिटीज का जो टोटल होगा वो 0.5 होगा। ओके, गॉट इट। अब हम लोग एक एक करके चीजें देखते हैं कि एग्जाम में आपको किस तरह की इंफॉर्मेशन देंगे, और आपको जो वैल्यू चाहिए आपको वहां पे कैसे आना है, क्योंकि ये चीज देखना बहुत जरूरी है। अदरवाइज जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ना, आपको तो फॉर्मूला भी पता होंगे, लेकिन जो मैं बोल रहा हूँ ना ND1 और ND2 की जब वैल्यू निकालनी होगी ना, उस समय आपको ये नंबर्स और ये टेबल, आपको ये चीज आपको पता होनी चाहिए, अदरवाइज आप वहां पे लैग कर सकते हो। तो देखो, अगर तो एग्जाम में ऐसा लिखा है, जो वैल्यूज आपको जो भी दी है, n की वैल्यूज जो दी है, एरिया ऑफ द लेफ्ट और राइट, मतलब ये बोल रहा है एरिया जो दिया। अब ना इस सबको एरिया बोलते हैं, ये जो चीज होता है ना इन सबको एरिया बोलते हैं, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया।
तो पहला टाइप का जो आपको गिवन इन्फॉर्मेशन होगा वो कुछ ऐसा हो सकता है कि जो भी आपको वैल्यूज दी होगी उसमें ऐसा लिखा होगा कि एरिया ऑफ द लेफ्ट और राइट, या तो लेफ्ट या तो राइट। तो आपको ऐसा समझना है या तो ये लेफ्ट एरिया की बात करेगा या तो राइट एरिया की बात करेगा। अब जैसे मैंने बोला वन टेल, जिसको हम लोग को दूसरे शब्दों में क्या बोलते हैं, वन टेल। अगर यहाँ पे और ना लिख के एंड लिखा होता ना तो वो टू टेल में आता है। टू टेल क्या होगा हम लोग आगे बढ़ेंगे वो भी देखेंगे, पहले वन टेल को समझो। अगर एग्जाम में लिखा है एरिया ऑफ द लेफ्ट और द राइट, तो आपको ना नंबर देखने की z के किस वैल्यू की वो बात कर रहा है। तो यहाँ पे जो गिवन वैल्यू है ना वो दी हुई है, ये एग्जाम में आपको देगा कि जो भी गिवन वैल्यू है, और याद रखना कभी भी लेफ्ट और राइट की बात करेगा ना तो जो गिवन वैल्यू है उससे ऊपर के सारे वैल्यू के। टेल मतलब क्या होता है, ये इस चीजों को हम लोग टेल बोलते हैं। टेल को हिंदी में हम लोग पूछ भी बोलते हैं। तो आप ये वाले एरिया देखो, देखो ये नंबर पॉजिटिव है यानी आप पॉजिटिव साइड आ जाओ। ये पॉजिटिव साइड देखो, यहाँ माइनस इन्फिनिटी से लेते 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 जीरो क्रॉस किया, फिर माइनस, फिर पॉजिटिव साइड आया। अब ये बोल रहा है वन टेल, वन टेल यानी ये रहा। अब ये इसने किसका वैल्यू दिया, वन टेल, वन टेल यानी टेल की तरफ है ये वाला, यानी ये जो नंबर है ना, ये जो नंबर ये यहाँ के एरिया का वैल्यू दे रहा है, यानी 0.25 के ऊपर की होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी है, 0.4013। ये टेबल ये शो करना चाह रहा है, ये जो डायग्राम है ये शो करना चाहिए। अब मैं बोल रहा हूं मुझे ना यहां ये पूरे की वैल्यू चाहिए, मुझे इतने की वैल्यू दे दी है यानी वन टेल की वैल्यू दे दी है विच इज नथिंग बट द 0.4013। अब मुझे ये पूरे की वैल्यू चाहिए। मैं बोल रहा हूं मुझे सिर्फ z इज इक्वल टू 0.25 तक का, अप टू 0.25 तक का वैल्यू दो। 0.25 के बाद वाला वैल्यू मत दो, सिर्फ अप टू 0.25 तक का वैल्यू दो। तो यहाँ पे जो भी आपका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन चलता है ना वो अप टू चलता है या फिर अबाव चलता है। डॉट होगा ना, अगर मैं बोल रहा हूँ z इज इक्वल टू 0.25 का वैल्यू दो, डॉट का वैल्यू दो, तो उसका वैल्यू हमेशा जीरो होता है, वो कभी नहीं आता। तो यहाँ पे कभी भी ग्रेटर देन और इक्वल टू के अंदर ही बात होती है। तो एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आएगा आपको समझना है अप टू वहां तक का आपको लेना है। अब यहाँ पे देखो मैं बोल रहा हूँ मुझे यहाँ की वैल्यू दी है, मुझे ना अप टू 0 पॉइंट यानी माइनस इंफिनिटी से लेके अप टू 0.25 यानी क्यूमुलेटिव वैल्यू चाहिए। यहाँ पे वर्ड लिखा ना क्यूमुलेटिव, ये देखो n इज व्हाट, n इज नथिंग बट द क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। तो मुझे ना यहां से लेके यहां तक की वैल्यू चाहिए, कैसे निकलेगी थोड़ा सोचो। मैंने आपको बताया था कि इसकी पूरी की वैल्यू होती है 0.5, इसकी पूरी की वैल्यू होती है 0.5। ओके, तो ये पूरे की वैल्यू कितनी होगी दोनों को ऐड करके, तो दोनों की वैल्यू हो गई 1। यहां तक आपको बात समझा। अब मुझे ये देखो, अगर मुझे फ्रॉम 0 टू 2 पॉइंट, अगर मान लो ये नीचे वाले पे आता है जो मैं अभी आपको समझाने जा रहा हूँ, फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू 0.25, वो कैसे निकलेगी। मैं बोल रहा हूँ माइनस इन्फिनिटी से लेके मुझे यहाँ तक का वैल्यू चाहिए। गॉट इट, मेरा क्वेश्चन आपको समझ में आया। अब मैं बोल रहा हूँ मुझे यहाँ की तो वैल्यू दे दी, मुझे यहाँ की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। और अनदर थिंग, इस पूरे की जो वैल्यू होती है वो होती है 1। तो अगर मैं 1 में से यहाँ का वैल्यू माइनस कर दूं तो मुझे यहाँ का वैल्यू मिल जाएगा। तो वही किया, देखो जब आप 1 माइनस 0.4013 करोगे तो आपको 0.5987 यानी आपको यहाँ का जो पूरा वैल्यू है अप टू यहाँ तक का आपको प्रोबेबिलिटी का वैल्यू मिल जाएगा। अब अनदर चीज मैं आपको बोलूं कि मुझे ना ये वैल्यू दे दिया है, मुझे 0 से लेके 0.25 तक का वैल्यू चाहिए, तो वो भी निकल जाएगा। कैसे निकलेगा, अरे एकदम सिंपल है, आपको 0 से लेकर 0.25 तक का वैल्यू चाहिए ना सर। एक काम करो, देखो ये पूरा का सम कितना होता है 0.5 होता है, यानी 0.5 ये पूरा हो गया ना। अब मुझे ये तो पता है ना, तो मैं 0.5 में से माइनस कर दूंगा 0.4013, तो मुझे मिल जाएगा। तो देखो मैंने वो माइनस किया। अगर मैं फ्रॉम 0 से लेकर 0.25 तक की वैल्यू बोलूं तो वो होगी 0.5 माइनस 0.4013 विच इज इक्वल टू 0.0987। समझा यहाँ तक के बाद। ये समझा रहे क्यों हो सर, क्या जरूरत है इसको समझाने की। देखो एग्जाम में ना आपको यही सारे वैल्यूज आएंगे और आपको यहां से ही डिराइव करके ND1 ND2 की वैल्यू निकालनी है। मैं आऊंगा जब क्वेश्चन पे ना आपको और क्लैरिटी के साथ समझेगा। अभी आप इतना समझ लो, अगर आपको वैल्यू दिया हुआ है एग्जाम में वो 1 टेल और 1, अगर 1 टेल का वैल्यू दिया है तो आपको कुछ इस तरह से डायग्राम बनाना है और फिर आपको देखना है कि क्वेश्चन में आपको कहां तक की वैल्यू चाहिए। अगर 1 टेल का वैल्यू चाहिए और यहाँ अप टू तक का वैल्यू चाहिए, और हमेशा याद रखना यहाँ पे क्यूमुलेटिव वैल्यू निकलेगी। आपको इतनी वैल्यू नहीं पूछेंगे, आपको हमेशा इतना निकालने का बोलेंगे। क्या बताओ माइनस इन्फिनिटी से पॉजिटिव तक का वैल्यू कितना, तो ऑलवेज 1 माइनस दिस कर देना, ठीक है। तो आपको निकल जाएगी यहाँ तक की वैल्यू। अब सेकेंड एग्जाम्पल, अगर मुझे क्यूमुलेटिव तक की वैल्यू दी है, क्यूमुलेटिव तक की वैल्यू दी है यानी क्या, अगर मुझे 0.25, देखो माइनस इन्फिनिटी से लेके 0.25 तक की वैल्यू दी है, यानी माइनस इन्फिनिटी से लेके 0.25 तक की वैल्यू दी है, दैट इज 0.5987 दी है। अब मैं बोल रहा हूं मुझे यहां की वैल्यू चाहिए, सिर्फ यहां की।
मैं क्या बोल रहा हूँ, चलो वो भी छोड़ो, जैसा इसमें मैंने बताया वैसे ही लेके चलता हूँ। मैं बोल रहा हूँ मुझे यहाँ की पूरी वैल्यू दे दी, अब मुझे ना सिर्फ इतने एरिया की वैल्यू चाहिए, इतने एरिया की। कितने एरिया की? इतने एरिया की। कैसे निकलेगी सोचो, मुझे सिर्फ इतने एरिया की वैल्यू चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, मैं बोलूंगा मुझे ये पूरे का वैल्यू पता है विच इज 0.5987, और मुझे ये भी पता है कि ये जो वैल्यू होती है ये 0.5 होती है, तो मैं इस पूरे में से इसको माइनस कर दूंगा। तो देखो वही क्या, अगर मुझे चाहिए फ्रॉम 0 टू 2.25, तो मैं क्या करूंगा 0.5987 यानी जो पूरे की वैल्यू है उसमें से 0.5 यानी इतनी वैल्यू में माइनस कर दूंगा, तो मुझे मिल जाएगा कि यहां से लेके यहां तक की होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 0.0987। अब मैं बोलता हूं मुझे ये पूरे की वैल्यू दे दी गई है, मुझे इतने की वैल्यू चाहिए, सिर्फ इतने की। तो क्या निकल सकता है? ऑफ कोर्स निकल सकता है। कैसे निकलेगा? अरे मुझे पता है ये पूरे की वैल्यू 1 होती है टोटल, और मुझे इतनी की वैल्यू पता है, तो मैं 1 माइनस ये पूरे की वैल्यू माइनस कर दूंगा। तो देखो वैसे निकला। अगर आपको वैल्यू ऑफ 1 टेल चाहिए, जहां पे ये बता रहा है कि z अगर 0.25 से ज्यादा जाने तक की आपको वैल्यू चाहिए, यहाँ वाला एरिया चाहिए, तो कैसे निकालोगे 1 माइनस 0.5987 यानी 1 में से इस पूरे एरिया का वैल्यू मैंने माइनस किया, तो मुझे 0.4013 यानी इस एरिया का वैल्यू मिल गया। गॉट इट? एक बार चाहिए तो वीडियो पॉज करके आप लोग देख लो शांति से, ठीक है? समझा? अब थोड़ा आगे चलो, अब थर्ड एग्जांपल देखते हैं। एग्जाम्पल में दिया एरिया फ्रॉम 0 टू 0.25 यानी ये वाला वैल्यू दे दिया है, 0 से लेके 0.25 तक का वैल्यू दिया है। एग्जाम में बोलेगा कि एरिया फ्रॉम दिस टू दिस, तो आपको समझ जाना कि ठीक है एरिया फ्रॉम दिस बोलेगा 0 से लेकर 0.25 तक का दिया है, या फिर बोलेगा क्यूमुलेटिव एरिया फ्रॉम दैट, ऐसे सारे वर्ड वो यूज करेगा। तो चलो आपको ना ये वाला एरिया दिया है, ये जब आप डायग्राम बनाओगे ना आपको और अच्छे से चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो आपको ना ये वाला एरिया दिया है। अब मैं बोलूं मुझे चाहिए z इज ग्रेटर देन 0.25 यानी z इज ग्रेटर देन 0.25 यानी ये वाला एरिया चाहिए, तो क्या निकल सकता है? मुझे ये एरिया का वैल्यू दिया है, मुझे ये एरिया का वैल्यू निकालना है, तो क्या निकल सकता है? ऑफ कोर्स निकल सकता है। ये जो पूरे का टोटल होता है वो 0.5 होता है, और 0.5 में से अगर मैं माइनस कर दूं इस एरिया का वैल्यू, तो मुझे निकल जाएगा ना इस एरिया का वैल्यू, तो वही निकला। देखो 0.50 माइनस 0.0987, तो मैंने जैसे ही माइनस किया मुझे मिल गया आंसर 0.4013 यानी ये वाले एरिया का वैल्यू मुझे मिल गया। अब मैं बोल रहा हूं आपको कि मुझे ना ये वाला एरिया का वैल्यू पता है, मुझे क्यूमुलेटिव बताओ, क्यूमुलेटिव दैट इज माइनस इन्फिनिटी टू लेके यहां तक का वैल्यू कितना होगा। अरे सिंपल है, मुझे ये एरिया का वैल्यू पता है और मुझे ये भी पता है कि ये जो एरिया का वैल्यू होता है वो 0.50 होता है, तो मैं 0.50 प्लस ये वाले एरिया का वैल्यू ऐड कर दूंगा, तो मुझे मिल जाएगा अप टू दिस तक का वैल्यू, क्यूमुलेटिव वैल्यू। तो वही क्या, देखो अगर आपको फाइंड करना है वैल्यू ऑफ माइनस इन्फिनिटी टू 0.25 देन प्लस 5 प्लस 0.5 सॉरी 0.5 प्लस 0.0987, तो वो क्या हो जाएगा 0.5987। अब आते टू टेल के बारे में। कभी कभी एग्जाम में ना आपको एरिया दे देगा लेफ्ट एंड राइट, आपको ये वर्ड ध्यान में रखना है। अगर लेफ्ट एंड राइट लिखा मतलब ये टू टेल है, अगर लेफ्ट और राइट लिखा मतलब ये वन टेल है। आपको ये बातें हमेशा याद रखनी है। अगर लेफ्ट एंड राइट लिखा मतलब क्या हो गया, ये टू टेल हो गया, और अगर लेफ्ट और राइट लिखा मतलब ये वन टेल है। आपको ये बातें आपको हमेशा याद रखनी है। देखो क्या होता है टू टेल में, क्या होगा मालूम है, ये वाली वैल्यू यानी एक टेल की वैल्यू और दूसरे टेल की वैल्यू दोनों तो ऑलवेज सेम ही होती है, क्योंकि जब इसका ही 0.5 है इसका 0.5 है, तो जो ये वाली वैल्यू होगी और जो ये वाली वैल्यू होगी उन दोनों को ऐड करके वो वैल्यू देगा हमेशा। तो आपको क्या करना है, एक वाले छोर पे जाना है, यानी एक वाले साइड पे जाना है। तो देखो मैंने बोल दिया ये टू टेल की वैल्यू दी है, दैट इज 0.25 की वैल्यू कितनी दी है 0.8026। अब उसने ये वाले वैल्यू को और ये वाले वैल्यू को ऐड कर दिया, तो अब आपको तो एक टाइप का ही निकालना है। कैसे निकालोगे? अगर मैं बोल रहा हूं मुझे बताओ वैल्यू ऑफ z इज ग्रेटर देन 0.2526, यानी मुझे बताओ वो वैल्यू जहां पे जो वैल्यू ऑफ z है वो 0.5 से ज्यादा है। तो अगर आप डायग्राम बनाओगे तो आपको समझ जाएगा ये 0.4013 है और ये भी 0.4013 है। लेकिन अगर आपको डायग्राम नहीं बनाया, आपको सिर्फ ये वाला वैल्यू दे दिया और बोला टू टेल की वैल्यू इतनी है तो वन टेल की बताओ, तो ये तो आप एक तरह के टेल का एक साइड का निकाल रहे हो, तो वो कैसे आएगा 0.8026 डिवाइड बाय 2। जैसे आप करोगे आपको वन टेल का वैल्यू मिल जाएगा। अब देखो जैसे आपको वन टेल का वैल्यू मिल गया, आपने बना लिया। अब सेम जिस तरह आपने ये वाला चीज किया था कि आपको वन टेल का वैल्यू मिल गया, अब बचे हुए का निकालना है। तो कैसे निकलेगा, वैल्यू ऑफ माइनस इन्फिनिटी टू 0.25 यानी माइनस इन्फिनिटी से लेकर 0.25 करना है। वन टेल का वैल्यू मिल गया 0.4013,
तो कैसे निकलेगा, देखो 1 माइनस, आपको पता पूरे का वैल्यू 1 होता है तो 1, उसमें से माइनस कर दिया 1 टेल का वैल्यू, 2 टेल का वैल्यू दिया ना तो आपने डिवाइड बाय 2 कर दिया तो आपको 1 टेल पे ऑटोमेटिकली आ जाओगे। तो 0.8026 डिवाइड बाय 2 दैट इज 1 माइनस 0.8026 डिवाइड बाय 2, जैसे ही करोगे आपको माइनस इन्फिनिटी से लेकर 0.25 तक का वैल्यू दे देगा। और अगर आपको Z2 लेके 0.25 यानी सिर्फ इतने का वैल्यू चाहिए तो वो भी कैसे निकलेगा, आपको पता है ये पूरे का वैल्यू जो प्लस वाला वैल्यू होता है वो 0.5 होता है, उसमें से माइनस कर दोगे 0.8026 डिवाइड बाय 2, यानी ये 2 टेल का वैल्यू दिया तो आप 1 टेल का वैल्यू माइनस करोगे और आपका आंसर आ जाएगा ये। अभी जो Z निकलता है ना, देखो Z कैसे निकलता है, जब आप रिस्क मैनेजमेंट चैप्टर पढ़ोगे ना उसमें आपको ये चीजें आएगा। Z इज इक्वल टू x माइनस म्यू अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन। क्या क्या चीजें होती है, x इज नथिंग बट द रिक्वायर्ड वैल्यू, म्यू इज नथिंग बट द मीन, और स्टैंडर्ड डेविएशन मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन होता है। जब आप रिस्क मैनेजमेंट चैप्टर करोगे तो वो आएगा। ये मैंने फॉर्मूला इसलिए यहाँ पे लिख दिया कि अगर एग्जाम में रिस्क मैनेजमेंट का कभी क्वेश्चन आ जाए तो आपको यहाँ से ये चीजें लिंकअप होकर चल जाए। और ये जो Z की वैल्यू आती है ना, यही हम लोग इन सब चीजों डायग्राम का यूज करके चीजें निकालते हैं। चाहिए तो एक बार ये वाला भी एग्जाम्पल देख लो वीडियो पॉज करके, एंड आप ये वाला एग्जाम्पल भी देख लीजिए, ठीक है। और ये म्यू, पानी पी लो जरा। चलो अब मैं आपके साथ क्वेश्चन सॉल्व करने चल रहा हूं। इफ यू वांट टू सी हाउ आई एम सॉल्विंग द क्वेश्चन, यू कैन सी दिस, एंड इफ यू वांट कि मेरे साथ साथ चलना है तो आप मेरे साथ साथ भी चल सकते हो। वीडियो की स्पीड पॉइंट अगर 1 पे है तो आप 0.75 पे कर देना या फिर 0.5 पे कर देना, क्योंकि मैं थोड़ा फास्ट सॉल्व करूंगा तो आपको ऐसा ना हो जाए कि आप मेरे साथ रिदम ना बना पाओ। तो अगर आपको लग रहा है वीडियो की स्पीड एडजस्ट करनी है तो आप वीडियो की स्पीड एडजस्ट कर देना, ओके। और इफ यू वांट कि मैं पूरा सॉल्व कर लूं तो मुझे पूरा सॉल्व, जैसे मैं पूरा सॉल्व कर लूं आप पूरा देख लो कि कैसे एक प्रोसेस क्या है, फिर आप खुद से वो क्वेश्चन सॉल्व कर लेना। तो इससे क्या हो जाएगा ना, आपको पूरा फ्लो भी मिल जाएगा, वैसा वाला चीज है। तो चलो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हाँ, क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना है, तो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए देयर आर 5 स्टेप। स्टेप नंबर 1 में वैल्यू निकालेंगे पहले D1 की, फिर स्टेप नंबर 2 में वैल्यू निकालेंगे D2 की, फिर स्टेप नंबर 3 में वैल्यू निकालेंगे ND1 की, और स्टेप नंबर 4 में वैल्यू निकालेंगे ND2 की, और स्टेप नंबर 5 में वैल्यू निकालेंगे ऑप्शन की। तो ये 5 फ्लो फॉलो करने, वैल्यू ऑफ D1, D2, फिर ND1, ND2 एंड वैल्यू ऑफ ऑप्शन। जैसे ये निकलेगा आपका पूरा वैल्यू ऑफ ऑप्शन निकल जाएगा। तो आइए सॉल्व करते हैं चीजों को। सॉल्यूशन आ गया, क्वेश्चन पढ़ूंगा मैं आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 25, लेट मी रीड द क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन दिख रहा है आपको, फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा ऑफ सर्टेन स्टॉक फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन। कॉल ऑप्शन का वैल्यू मांग रहा है, ठीक है। प्राइस ऑफ स्टॉक नाउ, अभी के डेट में प्राइस कितनी, 80 रुपीज। तो ये मेरा स्पॉट प्राइस हो गया, ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा स्पॉट प्राइस हो गया, ओके। एक्सरसाइज प्राइस इज 75। एक्सरसाइज प्राइस इज नथिंग बट द स्ट्राइक प्राइस, जिसको मैंने फॉर्मूले में एक्स से डिनोट किया था। देन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ कंटिन्यूअसली कंपाउंडेड एनुअल रिटर्न, इट इज नथिंग बट व्हाट, स्टैंडर्ड डेविएशन। मैच्योरिटी पीरियड कितनी है, 6 मंथ। तो 6 मंथ यानी 6/12 करूंगा तो मेरे को टी की वैल्यू कितनी मिलेगी, वापस लिखता हूँ रुको। 6 मंथ इज नथिंग बट द टी, तो जो टी का वैल्यू आएगा वो आएगा 6/12 एंड नथिंग बट द 0.5। तो मैं 0.5 लिख दूं या फिर 50% लिख दूं, ठीक है। एनुअल इंटरेस्ट रेट कितना है, 12% है। तो जो मेरी रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो है 12%। 12% लिखो या फिर 0.12 लिखो, ठीक है। गिवन, देखो ये चीज आई ना, नंबर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन फ्रॉम मीन, नंबर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन फ्रॉम मीन, ये जो चीजें होती है ना मीन से। अब ये जो चीजें मैं आपको बता रहा था ना, यहाँ पे कहाँ गया वो कंसेप्ट नोट्स, ये देखो ये 0 से लेके 0.25 पे जा रहा है, ये ना स्टैंडर्ड, इसे डेविएट हो रहा है।
कि 0 से लेके अगर 0.25 तक डेविएट होगा तो उसके होने के प्रोबेबिलिटी कितने हैं, माइनस इन्फिनिटी से लेके यहाँ तक डेविएट होगा उसके होने का प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो वो दिखाते हैं। और जब ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हम लोग क्यूमुलेटिव वैल्यू लेते हैं। कौन सा वैल्यू लेते हैं? क्यूमुलेटिव। तो ये जो माइनस इन्फिनिटी टू आएगा ना, माइनस इन्फिनिटी से लेके यहाँ तक का वैल्यू, वो वाले वैल्यू हम लोग को फाइंड आउट करना होगा। वैसा है क्वेश्चन। किधर है? ये रहा, देखो। तो मैं बोला नंबर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन फ्रॉम मीन, एक 0.25 की वैल्यू दी है। अब आप देखोगे क्वेश्चन में क्या लिखा है, एरिया ऑफ द लेफ्ट और द राइट, यानी 1 टेल की वैल्यू दी है। यानी अगर वो डायग्राम में बनाऊं तो दिस लाइन एंड ऐसा करके आ रहा है, और ये वाला जो वैल्यू है ना, ये वाला वैल्यू, ये वाला दिया है वैल्यू, यानी 0.25 1 टेल की वैल्यू दी है। और यहाँ पे वैल्यू कितनी दी है 1 टेल की, दैट इज 0.4013। अभी जो हम लोग ने कंसेप्ट नोट में देखा वही वैल्यूज है सारी। अब जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो देखेंगे कैसे ये वाला जो वैल्यूज है ना, ये कहाँ पे यूज होगा, ये वाली चीज होगी आपकी जब आप निकालोगे ND1 और ND2, जब आप ये दोनों वैल्यूज निकालोगे वहां पे ये चीजें यूज होगी। एंड फिर लास्ट में 2 इंफॉर्मेशन और दिया है आपको, e टू द पावर 0.12 मल्टीप्लाई बाय 0.5, यानी e टू द पावर RT की वैल्यू दे दी है डायरेक्टली, एंड log की वैल्यू दी है, log 1.0667 की वैल्यू है 0.0646। तो ये सारे वैल्यूज थे जो यहाँ पे इन्होंने दिए हुए हैं। अब हम लोगों ने वैल्यू सारा देख लिया है। नाउ लेट अस सॉल्व द क्वेश्चन। क्या ये गिवन इंफॉर्मेशन आपको लिखना है? चलो फॉर योर काइंड मैं लिख देता हूँ गिवन इंफॉर्मेशन, सो दैट के साथ थोड़ा और इजीली चीजें हो जाए। तो जो भी गिवन इंफॉर्मेशन है मैं एक बार लिख देता हूँ। स्पॉट वैल्यू कितनी है? स्पॉट वैल्यू इज ₹80। स्पॉट वैल्यू इज ₹80 एंड स्ट्राइक प्राइस इज नथिंग बट जो एक्स है वो है ₹75। then after standard deviation is 0.40। then after maturity period, ठीक है, जो पीरियड है वो है 6 मंथ का। then after annual interest rate R is 12%। then ठीक है, इसका यूज तो होगा जब हम लोग आएंगे उसके ऊपर। E की वैल्यू दी है e टू द पावर 0.12 मल्टीप्लाई बाय 0.5, वही है ना, इज इक्वल टू 1.062। उसके बाद log की वैल्यू दी है, तो log 1.0667, इसकी वैल्यू कितनी है 0.0646। इतना वैल्यू मिल गया। अब हम लोग स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलिए, उसकी वैल्यू हम लोग वहां से डायरेक्टली डिराइव कर लेंगे। आप लोग चाहिए तो एग्जाम में लिख देना सबका वैल्यू क्या आ रहा है आपका, बट वो सॉल्व करेंगे, दैट इज वो 0.25 0.30 वो वाली जो वैल्यूज होती है। चलो सॉल्व करते हैं। स्टेप नंबर 1 क्या निकालना था हम लोग को? वैल्यू ऑफ D1 की वैल्यू कैसे निकल रही थी? कंसेप्ट नोट में जाएंगे। D1 का फॉर्मूला क्या है? D1 का फॉर्मूला ये है। क्या है D1 का फॉर्मूला? सर आप तो मस्त कॉपी पेस्ट कर रहे हो। हाँ, हमको तो एग्जाम में याद रखना पड़ेगा। यस, एग्जाम में तो आपको ये चीजें याद रखनी पड़ेगी। और इसका एक मैं आपको तोड़ बता देता हूं, 1 मिनट रुकिएगा। सर आप तो मस्त कॉपी पेस्ट कर रहे हो, हमको भी तो कुछ इलाज बताओ। देखो एक सिंपल आपको इसमें बात बताता हूँ बस। ये जो फॉर्मूलाज है ना, ये फॉर्मूला आपको रट लेना है। चाहे आप डेली बेसिस पे एक बार लिखो अपने पेपर में, पेज पे, या फिर कैसे भी लिखो। जैसे एग्जाम के टाइम में आपके हाथ में क्वेश्चन पेपर आएगा, आ गया, आपने क्वेश्चन पेपर पढ़ा, आपको पता चल गया हाँ इसमें ब्लैक शोल्स है। जैसे आंसर शीट आएगा सबसे लास्ट पेज पे जाना और ये सारे फॉर्मूला वहां पे पटक देना, लिख देना, फटाक से लिख देना। आप सोचो कि जब ये क्वेश्चन आएगा तब मैं फॉर्मूला को लाऊंगा, ऐसा नहीं होने वाला। ये वाला फॉर्मूला चुपचाप अपने लास्ट के पेपर पे जाना, आंसर शीट में लिख देना। एक ये वाला फॉर्मूला और एक कॉन्वेक्सिटी ऑफ बॉन्ड करके आता है, वो वाला भी फॉर्मूला आप लोग लिख देना, दोनों।
प्लस पॉइंट दे रहा हूं आपको। और एक और फॉर्मूला होता है, चैप्टर नंबर 2 या 3 से वो है, याद नहीं आ रहा मेरे को, जब उस पर जाएंगे तो हम लोग वो चीजें कवर करेंगे। चलो मैं ये सॉल्व कर रहा था, इसे सॉल्व करते हैं। तो मेरे को d1 निकालना है, d1 देखते हैं। ln लॉग, तो ln स्पॉट की वैल्यू क्या है, चलो तो ये फॉर्मूला लिख दिया, दैट इज ln स्पॉट अपॉन x प्लस ब्रैकेट में r प्लस स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय t द होल, और फिर सब डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन t। चलो स्पॉट कितना है, स्पॉट वैल्यू है 80 रुपीज, ये देखो स्पॉट वैल्यू 80 रुपीज है, तो log 80 डिवाइड बाय 75 ये कर दिया, प्लस ब्रैकेट बिग ब्रैकेट r है, r इज नथिंग बट द 0.12 प्लस स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है, देखो r 0.12 था, अब 12% लिखो, या फिर आप 12% सॉल्व करते टाइम आपको देखो आप, अरे अगर आप 12% भी लिखोगे इसका मतलब 12 डिवाइड बाय 100 ही होगा ना, तो इनडायरेक्टली वो 0.12 ही होने वाला है वैसा, तो इट इज 0.12 स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है, स्टैंडर्ड डेविएशन 0.40 है, तो 0.40 उसका स्क्वायर डिवाइड बाय 2 फिर ब्रैकेट क्लोज, फिर t कितना था 6 मंथ इज नथिंग बट द 6 डिवाइड बाय 12 विच इज नथिंग बट 0.5, तो यहाँ पे आ जाएगा 0.5 फुल ब्रैकेट क्लोज डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डिविजन 0.40 एंड देन अंडर रूट t कितना है 0.5। अब इसको मैंने सारे वैल्यूज यानी आपको फॉर्मूले लिखने हैं और सारे वैल्यूज उसके अंदर पुट अप करने हैं। अब सॉल्व करते हैं, ये है ln 80 डिवाइड बाय यानी log 80 डिवाइड बाय 75, तो log 80 डिवाइड बाय 75 करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा ln 1.0667 अप टू 4 डेसिमल किया, प्लस बिग ब्रैकेट फिर स्मॉल ब्रैकेट 0.12 एज इट इज लिखा। अब इसको सॉल्व करते हैं, 0.40 का स्क्वायर यानी 0.40 मल्टीप्लाई बाय 0.40 कर देना 2 टाइम्स, आपका आंसर आएगा 0.16, उसको डिवाइड बाय 2 करना, आंसर आएगा 0.08 तो 0.08 ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई बाय 0.5 एंड टू द पावर होल डिवाइडेड बाय, इसको भी सॉल्व करते हैं। 0.5 का अंडर रूट करोगे तो कुछ 0.707 ऐसे कुछ तो वैल्यू आएगी, उसको डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देना 0.4 से, तो आपका जो नीचे वैल्यू आएगा वो आएगा 0.2828 अप टू 4 डेसिमल तक रखना है इसको, कितना रखोगे अप टू, सर क्या कर रहे हो, इसको कितना करोगे आप अप टू 4 डेसिमल तक, अप टू 4 डेसिमल, और ऊपर वाली वैल्यूज भी अप टू 4 डेसिमल। चलो और सॉल्व करते हैं इसको, देखते हैं अभी आंसर क्या आता है। तो आप लोग देखोगे आपको log 1.0667 का वैल्यू दिया है, ये देखो ये रहा दिया है, तो डायरेक्ट लिखेंगे 0.0646 वही है ना स्टडी मटेरियल में भी, यस 0.0646 0.0646 प्लस इन दोनों को ऐड करेंगे 0.12.0.08 इज 0.2, तो याद रखना ये आएगा 0.2 मल्टीप्लाई बाय 0.5, पहले ये वाला बड़ा वाला ब्रैकेट सॉल्व होगा बाद में ऐड होगा, ठीक है, पहले आपका बड़ा ब्रैकेट ये है, दिस विल सॉल्व डिवाइडेड बाय, ये तो सेव होगा 2828, आगे सॉल्व करते हैं 0.0646 प्लस 0.2 मल्टीप्लाई बाय 0.5, आपका आंसर आएगा 0.1 टू द पावर होल डिवाइड बाय, टू द पावर नहीं होल डिवाइड बाय 0.2828, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे 0.646 प्लस 0.1 करेंगे तो आपका आंसर आएगा 0.1646 0.1646 0.2828, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो 0.1646 डिवाइड बाय 0.2828, तो फाइनल आंसर कितना आएगा आपका 0.5820 अप टू 4 डेसिमल तक, अप टू लिख देता हूं मैं, ये एग्जाम में लिख देना ठीक है, अप टू 4 डेसिमल या फिर अप्रॉक्स ऐसा वर्ड। ये मेरी वैल्यू किसकी आ गई निकल की, ये मेरी वैल्यू आ गई निकल के D1 की, तो मुझे वैल्यू मिल गया D1 का। देखेंगे कैसे किया, तो एक बार देखना है तो आप लोग देख लीजिए।
फॉर्मूला लिखा, फॉर्मूले में सारे वैल्यूज पुट कर दिए, फिर उसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व किया। पहले क्या सॉल्व किया, पहले ये सॉल्व किया, फिर इन दोनों को प्लस किया, फिर इससे मल्टीप्लाई किया। तो ऐसे धीरे धीरे करके याद रखना, गलती से भी ये मत कर देना, ये सॉल्व करने के बाद इसको इससे प्लस मत करना, फिर से मल्टीप्लाई मत करना। पहले ये वाला ब्रैकेट सॉल्व होगा, दिस इज अ बिगर ब्रैकेट, पहले ये वाला ब्रैकेट सॉल्व होगा, फिर आगे बढ़ेगा। बिगर ब्रैकेट दिया तो है, हाँ ये देखो बिगर ब्रैकेट दिया है मैंने। आफ्टर दैट जैसे आपका ये होता है सॉल्व, आपको d1 का वैल्यू मिल गया, अब d2 का वैल्यू निकालेंगे। तो स्टेप नंबर 2 पे आएंगे। सो योर स्टेप नंबर 2 इज वैल्यू ऑफ d2। इज एवरीथिंग गोइंग गुड? यस। तो स्टेप नंबर 2 में वैल्यू ऑफ d2, वैल्यू ऑफ d2 क्या निकलेगी बताओ? फॉर्मूला क्या था वैल्यू ऑफ d2 निकालने का? d2 इज, d2 की वैल्यू ये रही, ये d2 का फॉर्मूला है, कॉपी, और ये d2 का फॉर्मूला है। ठीक है, तो आपको समझ ही जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं। फिर भी मैं यहाँ पे एक कॉमा डाल देता हूँ, छोड़ो समझ जाएगा, इतना नहीं सोचना होता। तो d2 की वैल्यू है, d2 की वैल्यू कैसे निकलेगी? d1 माइनस स्टैंडर्ड डेविएशन अंडर रूट टी। चलो लिखते हैं, d1 हम लोग का ऊपर निकला, क्या निकला? 0.5820। तो 0.5820, स्टैंडर्ड डेविएशन 0.4 था, और अंडर रूट टी में क्या आ जाएगा? 0.5। टी की वैल्यू 0.5 थी, स्टैंडर्ड डेविएशन 0.4 था, यानी यही वाली चीज है, ये देखो 0.4 स्टैंडर्ड डेविएशन और टी की वैल्यू 0.5, वो चीजें आ गई। अब मैंने यहाँ पे लिख दी। देन वन स्टेप अहेड, 0.5820 माइनस 0.4, पहले 0.5 को अंडर रूट करेंगे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे 0.4, यानी आपका आंसर आ जाएगा 0.2828। यानी ये 0.2828 वही वैल्यू आएगी जो आप देखो यहाँ पे कर रहे हो, क्योंकि सेम है ना, यहाँ पे भी तो आप यही कर रहे हो ना, स्टैंडर्ड डेविएशन ब्रैकेट, और ब्रैकेट नहीं अंडर रूट टी, तो यहाँ पे भी वही आएगा। तो आपका ये जो माइनस करने के बाद वैल्यू आएगा, माइनस करने के बाद वैल्यू कितनी आएगी? 0.5820 माइनस 0.2828 इज 0.2992। ये क्या निकल के आ गया? d2 निकल के आ गया। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ d2। ठीक है, तो d1 निकाल लिया हम लोग ने, d2 निकाल लिया, गॉट इट। तो यहां तक के मार्क्स मिल जाएंगे। अब निकालेंगे स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 क्या निकालेंगे? वैल्यू ऑफ nd1। तो nd1 मतलब n एज इट इज रखना, d1 की वैल्यू कितनी है? 0.5820, तो कितनी हो जाएगी? 0.5820। अब ये कैसे निकालें n5820 की वैल्यू? तो ये निकालने के लिए आप लोग अगर क्वेश्चन में जाओगे तो ये नेचुरल नंबर निकालें। n का मतलब होता है, अब हम लोग को इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी। तो देखो यहाँ पे ना, ये जो वैल्यू दी है कि 0.25 तक का, अगर 0.25 तक की वैल्यू है, 0.25 का वैल्यू है, तो 1 टेल की वैल्यू इतनी है, 0.30 पे 1 टेल की वैल्यू इतनी है, 0.55 पे 1 टेल की वैल्यू इतनी है, 0.60 पे 1 टेल की वैल्यू इतनी है। ये जो वैल्यू दी आप लोग देखना, यहाँ पे ना 1 टेल का वैल्यू दिया है, दैट इज 1 टेल का वैल्यू। अगर मैं इसको डायग्राम से समझाता हूँ, डायग्रामेटिकली, तो कैसे निकलेगी देखो। पहले दिखाता हूँ 0.25 का, 0.25 का 1 टेल का वैल्यू दिया है। 1 टेल का वैल्यू कितना दिया है? 0.4013, 0.4013। यानी डायग्राम बनाता हूँ, दिस समझ जाओ थोड़ा, 0.25, और ये जो वैल्यू दी है वो दी है यहाँ की। कहाँ की दी है? यहाँ की दी है। कितने दी है? 0.4013। अब जब हम लोग ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, तो ये इसने 1 टेल की वैल्यू दी है, ओके। अब मुझे ना 0.25 की वैल्यू चाहिए, वो भी 0.25 की वैल्यू कहां से चाहिए? माइनस इंफिनिटी। आई वॉन्ट वैल्यू फ्रॉम माइनस इंफिनिटी टू लेके 0.25 तक का, क्योंकि आप देखोगे तो ये क्यूमुलेटिव चाहिए हम लोग को यहाँ पे कितना चाहिए? हम लोग को क्यूमुलेटिव चाहिए, यानी हम लोग को यहां से लेके यहां तक की पूरी वैल्यू चाहिए। अब मैं बोलूं, मैंने ये वाली वैल्यू दे दी 1 टेल की, और मुझे यहां से लेके यहां तक की वैल्यू सिर्फ चाहिए, तो क्या निकल जाएगी इस एरिया की वैल्यू? अगर इस एरिया की वैल्यू पता है तो क्या यहां से लेके यहां तक की वैल्यू निकल जाएगी? अरे आराम से निकलेगी ना। सबका टोटल कितना होता है? सबका टोटल 1 होता है, और मुझे यहाँ की वैल्यू मिली है, तो क्या मैं 0.25 तक की वैल्यू निकाल लूंगा? आराम से निकालूंगा। कैसे निकलेगी? तो माइनस इंफिनिटी से लेके अगर मैंने 0.25 तक की वैल्यू निकाली तो कैसे निकली? 1 माइनस 0.4013, तो क्या आएगी इसका आंसर?
1 माइनस 0.4013, तो वैल्यू क्या आ जाएगी 0.5987। समझा ये वाला बात? तो बस यही चीज करना है, यही चीज करना चारों जगह पे। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं हम लोग को कौन से n की वैल्यू चाहिए। हमको चाहिए n की वैल्यू 0.5820। अब क्वेश्चन में आओ, ये देखो क्या 0.520 कहाँ पे फॉल हो रहा है? 0.25 से लेके 30 में फॉल होगा क्या? 0.55 से लेके 60 में फॉल होगा? हाँ, ये वाले वैल्यूज में फॉल हो रहा है। यानी कहीं ना कहीं हम लोग को ये दोनों नंबर का यूज करके हम लोग पॉइंट उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। ये कहीं ना कहीं देखा लग रहा है। आप लोगों ने एक क्वेश्चन सॉल्व किया था जहां पे e⁻0, अभी शायद मैंने इसके अंदर डिस्कस भी किया है वो वाली चीज, जहां पे हम लोग को दो वैल्यू दी होती है और हम लोग तीसरे वैल्यू के ऊपर डिराइव करते हैं, और जो दो वैल्यू दी होती है उसके बीच में कहीं तीसरा वैल्यू फॉल कर रहा होता है, और हम लोग फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करके वो जो 5 स्टेप्स मैंने आपको बताए थे वो स्टेप्स लगा के आप वैल्यू निकालते हो। यस, तो वही चीज यहाँ पे भी करनी है। 0.55 की वैल्यू दे दी है, 0.60 की वैल्यू दे दी है। अब इन दोनों के बीच में क्या आ रहा है आपका 0.5820। अब उसकी वैल्यू निकालनी है। आइए देखते कैसे निकालते हैं। तो जो वैल्यू गिवन है ना, पहले उसका हम लोग को जो वैल्यू गिवन है वो 1 टेल का वैल्यू गिवन है। अगर आप देखोगे फॉर योर अंडरस्टैंडिंग पर्पस, हम लोग को जो वैल्यू दिया हुआ है वो 1 टेल का दिया हुआ है। कितना का दिया? 1 टेल। तो अब अगर हम लोग को रियल में अगर 0.55 का वैल्यू चाहिए तो हम लोग क्या करेंगे? 1 माइनस 0.2912 करेंगे। क्या करेंगे? क्या करेंगे हम लोग? 0.2912। क्यों किया 1 माइनस 0.2912? अरे सिंपल है वो, देखो वो डायग्रामेटिकली भी आपको एक बार समझा देता हूं समझाने के लिए। यहां पे वैल्यू दिया 0.55 का, ये वाले एरिया का वैल्यू दिया। कौन से एरिया का वैल्यू दिया? ये वाले एरिया, यानी 1 टेल का वैल्यू दिया। कितना दिया है? 0.2912। अब हम लोग को तो क्यूमुलेटिव वैल्यू चाहिए। हम लोग को कौन सी वैल्यू चाहिए? माइनस इन्फिनिटी से लेके 0.55 तक की वैल्यू चाहिए। उसके बाद वाले वैल्यू में हम लोग को अभी इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि हम लोग को तो इसका वैल्यू दिया है ना। तो हम लोग को यहां से लेके हम लोग को इस वाले एरिया का वैल्यू चाहिए। तो उसके लिए क्या करेंगे? हमको पता है टोटल कितना है सबका 1, तो 1 में से हम लोग क्या करेंगे? इस एरिया की वैल्यू को माइनस करेंगे, तो हम लोग को 0.55 की वैल्यू मिल जाएगी। तो जो n 0.55 होगा ना, हम लोग को उसका वैल्यू मिलेगा। हम लोग को यहाँ पे कौन सा वैल्यू मिलेगा? हम लोग को यहाँ पे जो वैल्यू मिल जाएगा वो n 0.55 का वैल्यू मिलेगा। वो क्या निकल जाएगा? जब आप करोगे 1 माइनस 0.2912 तो आपका आंसर आ जाएगा 0.7088। और सेम इसी तरह अगर आपको n60 का वैल्यू चाहिए क्यूमुलेटिव, कैसा चाहिए आपको वैल्यू? क्यूमुलेटिव। तो मैं वो भी लिख देता हूं। हमको जो यहां पे वैल्यू चाहिए वो चाहिए क्यूमुलेटिव वैल्यू चाहिए। 1 टेल का वैल्यू नहीं चाहिए। कैसा चाहिए? क्यूमुलेटिव वैल्यू चाहिए। तो वो भी कैसे निकलेगा? 1 माइनस 0.60 की वैल्यू देखते हैं। 0.60 की वैल्यू 1 टेल की है 0.2743। तो इसकी वैल्यू कितनी है? 1 माइनस 0.2743। तो जैसे ही माइनस करोगे 1 माइनस 0.2743 तो आपका आंसर आ जाएगा 0.7257। गॉट इट? ये मैंने 1 माइनस क्यों किया, उसके पीछे का आपको लॉजिक समझ में आया? एकदम सिंपल है कि जो डायग्राम में वैल्यू दी हम लोग को 1 टेल का वैल्यू दिया है। 1 टेल का वैल्यू हमको पूछ नहीं चाहिए, हमको पूछ की वैल्यू नहीं समझना है। हमको तो क्यूमुलेटिव निकालना है कि क्यूमुलेटिव 0.5 तक कितना वैल्यू है, क्यूमुलेटिव 0.55 तक कितना प्रोबेबिलिटी है, और क्यूमुलेटिवली 0.60 तक कितना वैल्यू है। तो हम लोग को जो वैल्यू दिया वो तो क्यूमुलेटिव के बाद वाला वैल्यू दिया, और हमको ये पता है कि पूरे का जो वैल्यू होता है वो 1 होता है। तो हम लोग ने बस 1 में से वो 1 टेल की वैल्यू माइनस की, और हम लोग को एक्चुअल प्रोबेबिलिटी पता चल गया कि एक्चुअल में क्यूमुलेटिवली इतना वैल्यू है, प्रोबेबिलिटी इतनी है 0.55 तक की, और 0.60 की प्रोबेबिलिटी इतनी है 0.7257। गॉट इट? अंडरस्टैंड? ठीक है। अब हम लोग को चाहिए क्या? व्हाट वी वांट। तो हम लोग को जो चाहिए, हम लोग को चाहिए N5820। व्हाट वी वांट? N5820। हम लोग को N5820 चाहिए। अब हम लोग एक लाइन ड्रॉ करते हैं और लाइन से समझते हैं कि एक्चुअल में कैसे चल रहा है। देखो हम लोग के पास N.55 का वैल्यू है, हम लोग के पास N.60 का वैल्यू है। अब ये 5820 कहाँ फॉल कर रहा होगा? थोड़ा दिमाग लगाओ। N5820 कहाँ पे फॉल कर रहा होगा? बेशक है यहाँ कहीं तो फॉल कर रहा होगा ना। N5820
5820 यहाँ पे फॉल कर रहा है, तो मुझे ये वाली वैल्यू दे दी, इसकी भी वैल्यू पता है। देखो N55 की वैल्यू क्या है यहाँ पे 0.7088। ओके, N55 की वैल्यू कितनी है 0.7088 और N60 की वैल्यू कितनी है 0.7257। अब अगर मुझे इसकी वैल्यू पता है, इसकी वैल्यू पता है और ये बीच में कहीं फॉल कर रहा है, तो क्या मैं इसकी वैल्यू निकाल सकता हूँ? ऑफ कोर्स आप निकाल सकते हो। वो स्टेप 5 जो आपको 5 स्टेप पढ़ाए थे उसका हेल्प करके भी आप निकाल सकते हो। और एक दूसरा तरीका पे है, वो भी मैं आपको इसी सेशन में बताने वाला हूँ, सो दैट एग्जाम के टाइम पे आपका थोड़ा, बट वो इतना तो आपको फिक्स है, अगर वो 5 स्टेप्स आप फॉलो करोगे ना, आपका ये n का जो वैल्यू आप निकालते हो ना वो गलत नहीं जाएगा। बट वो वाला जो वैल्यू मेथड फॉलो करोगे ना उसमें गलत होने के चांसेस है। तो एक काम करूंगा, मैं क्या करूंगा, इसी सीरीज में बस उसका एक एडिशनल पार्ट ऐड कर दूंगा इसी सीरीज के अंदर। तो अगर आपको वो भी देखना होगा तो आप वो जाके देख लेना, बाकी इसका जो उसको भी मैं ऐड कर दूंगा। ओके ठीक है। कंसेप्ट नोट जो मैंने बनाया वो वाला मेथड सॉल्व करके बनाया, वो वाला मेथड फॉलो करके मैंने कंसेप्ट नोट में भी सेम एक एग्जांपल सॉल्व कराया है, सेम एग्जांपल मैंने सॉल्व कराया है। तो उसके अंदर ना मैंने वो वाला मेथड फॉलो किया जो मैं अभी उसका एक क्लिप बना के मैं यूट्यूब की इसी सीरीज में मैं डाल दूंगा। तो अगर आपको वो वाली चीजें भी देखनी है तो आप जाके उस सीरीज को पहले देख लेना, फिर कंसेप्ट नोट भी आप पढ़ोगे तो आपको और इजीली समझ में आ जाएगा। बट वो चीजें आपको पढ़नी पड़ेगी, जरूरी है। चलो देखो क्या है, मुझे निकालनी है इसकी वैल्यू। तो कैसे निकाल देते हैं हम लोग सबसे पहले लिखते थे स्टेप 1। देखो हम लोग लिखते थे स्टेप 1। स्टेप 1 में व्हाट वी वांट n 0.5820 की वैल्यू, ठीक है। स्टेप 2 हाउ मच एक्स्ट्रा, हम लोग देखते थे कि 0.55 से एक्स्ट्रा कितना है, तो हम लोग निकाल देते, ठीक है 5820 माइनस 0.55 विच एक्स्ट्रा इज 5820 माइनस 0.55, इट इज 0.032, इतना एक्स्ट्रा है, ठीक है। स्टेप 3 में हम लोग निकाल देते डिफरेंस क्या है, क्या है डिफरेंस। सो डिफरेंस इज इक्वल टू कैसे निकालता था, हम लोग लिखते थे 0.55 की वैल्यू, हम लोग ऐसे निकाल देते हैं, हम लोग लिखते थे 0.60 की वैल्यू, 0.55 की वैल्यू, 0.60 की वैल्यू कितनी है 7257, 0.7257 और 55 की वैल्यू है 0.7088। ओके, फिर हम लोग इसको डिडक्ट करते थे, डिफरेंस निकालते थे, इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो आपका आंसर आएगा 0.05, और अगर आप इन दोनों का डिफरेंस निकालोगे तो आ जाएगा 7257 माइनस 7288, तो आ जाएगा आपका आंसर 0.0169। अब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं स्टेप नंबर 4 में। स्टेप नंबर 4 में हम लोग क्या कर देते हैं, हम लोग कर देते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। देखो मैं एक बार चाहिए तो आपको नोट्स पे भी लेके चल जाता हूँ, सो दैट थोड़ा सा आपको समझ में आ जाएगी, ठीक है कि कहाँ पे वो चीज़ें थी। ये देखो ये रहा, ये दिख रहा है, ये वाला हम लोग ने लेक्चर के अंदर डिस्कस किया था कि अगर e टू द पावर 03 की वैल्यू दी है, e टू द पावर 04 की वैल्यू दी है, तो बाकी सबका वैल्यू कैसे निकलेगा, ये n और ये भी n, तो n डिफरेंस है, ठीक है। तो ये देखो सबसे पहले व्हाट वी वांट करते थे हम लोग, तो मैंने भी व्हाट वी वांट कर दिया वहाँ पे। फिर स्टेप नंबर 2 में एक्स्ट्रा कितना है लोअर साइड से, तो एक्स्ट्रा भी निकाल दिया लोअर साइड से कि लोअर साइड से एक्स्ट्रा कितना चाहिए, एक्स्ट्रा इतना चाहिए। ओके, फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या हुआ था, डिफरेंस फाइंड आउट कर देते, दिस माइनस दिस ये कर देते हैं, बिगर माइनस स्मॉलर करते हैं, तो वही कर दिया। देखो बिगर माइनस स्मॉलर किया तो ये आया, दिस माइनस दिस किया तो ये वाली वैल्यू है। फिर स्टेप नंबर 4 में हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते थे, एक्स्ट्रा की वैल्यू फाइंड आउट करने की कोशिश करते थे। स्टेप नंबर 4 में देखो फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्स्ट्रा। अब यहाँ पे ना आप लोग के पास अगर डाउनलोडेड है, अगर आपने ये वाले कंसेप्ट में डाउनलोड किया तो उसमें एक करेक्शन कर लेना, यहाँ पे जो स्टेप नंबर 3 है ना, ये स्टेप नंबर 3 को स्टेप नंबर 2 करना, और इस 4 को भी ना आप लोग 3 कर देना, क्योंकि आप देखोगे तो ये जो ई डिफरेंस की वैल्यू है ना, ई डिफरेंस की वैल्यू हम लोग स्टेप नंबर 2 से डिराइव करते हैं। स्टेप नंबर 2 से हम लोग ई डिफरेंस की वैल्यू डिराइव करते हैं, और स्टेप 3 की जो वैल्यू डिराइव करते हैं ये वाली, ये 3 से करते हैं और ये वाली भी 3 से करते हैं। 4 में तो हम लोग खुद ही सॉल्व कर रहे हैं, यहाँ पे एक चीज करेक्ट कर लेना और आप लोग यहाँ पे भी एक चीज करेक्ट कर लेना। बाकी जो लोग अभी नोट्स प्रिंट करेंगे उनको तो ये करेक्टेड ही मिलेगी। तो थोड़ी थोड़ी चीजें होती हैं जो यहाँ पे आप करेक्ट कर लीजिए, ठीक है, इसको कर देना। अब देखो यहाँ पे हम लोग क्या फाइंड आउट कर देते हैं, दोनों के बीच का डिफरेंस निकाल देते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई बेसिकली क्या कर देते हैं हम लोग क्या बोलते थे, हम लोग बोलते थे देख भाई, हम लोग बोलते थे देखो भाई
0.05 की वैल्यू अगर 0.169 है, तो 0 ये जो डिफरेंस है 0.032 की वैल्यू 0.032 की वैल्यू कितनी होगी? हम लोग बेसिकली क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई में क्या करते थे, दिस मल्टीप्लाई बाय दिस और ये डिवाइड में आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0.0169 डिवाइड बाय 0.05 मल्टीप्लाई बाय 0.032। और अगर आप उस फॉर्मूले में जाके देखोगे तो वो भी वही है। स्टेप 3 की वैल्यू लेना, स्टेप 3 की ई डिफरेंस लेना। तो देखो ये स्टेप 3 है, स्टेप 3 है, स्टेप 3 की वैल्यू कितनी है 0.169। तो स्टेप 3 की वैल्यू ले ली 0.169 डिवाइड बाय स्टेप 3 की डिफरेंस। स्टेप 3 की डिफरेंस ये है 0.0125 मल्टीप्लाई बाय 0.032। ये स्टेप 2 का वैल्यू आ गया। तो एज इट इज जब आप इन सबको सॉल्व करोगे तो आपका एक वैल्यू निकल के आएगा। दैट वैल्यू वुड बी 0.169 डिवाइड बाय 0.05 मल्टीप्लाई बाय 0.032 विच इज नथिंग बट द 0.010816। गॉट इट। अब हम लोग स्टेप 5 में क्या करते थे, स्टेप 5 में हम लोग कर लेते थे कि जो भी लोअर की वैल्यू आएगी, लोअर वैल्यू प्लस हम लोग ये कर देते। तो हम लोग को क्या स्टेप 5 में हम लोग क्या करते थे, हम लोग बोलते थे हम लोग को n55 की वैल्यू पता है प्लस हमारी जो n इसकी वैल्यू निकल गई, किसकी n 0.032 की वैल्यू निकल गई। तो हम लोग n 0.032 जैसे ही ऐड करेंगे हम लोग का वैल्यू मिल जाएगी। तो n55 की वैल्यू कितनी है, n55 की वैल्यू है 0.7088। तो हम लोग लिख दिया 0.7088 प्लस इसकी वैल्यू है 32 की 0.010816। इन दोनों को आप ऐड कर देना 0.7088 प्लस 0.7088 प्लस 0.10 एक मिनट 0.7088 0.010816। तो जो वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी 0.7196। 719616 भी हो रहा है बट ठीक है चलेगा। तो ये आपकी कौन सी वैल्यू निकल के आ गई, ये ND1 की वैल्यू निकल गई। ND1 की वैल्यू है 0.7196 और 16 जा रहा है वो राउंडिंग ऑफ 4 डेसिमल। अब हम लोग को मिल गया ND1 की वैल्यू, यानी हम लोग का स्टेप नंबर 3 हो गया कंप्लीट। अब सेम इसी तरह से हम लोग को ND2 की वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी, सेम इसी तरह से निकालनी पड़ेगी। अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस दे दे रहा हूं, एक और तरीका भी है उसको सॉल्व करने का, लगे हाथ में आपको सिखाई दूंगा बट अभी नहीं, जब पूरा सॉल्व हो जाएगा ये क्वेश्चन फिर मैं आपको सिखाऊंगा, लास्ट के पार्ट पे रखूंगा उस चीज को। अब हम लोग लिखते हैं स्टेप नंबर 4। क्या लिखेंगे, स्टेप नंबर 4 विच इज नथिंग बट द वैल्यू ऑफ ND2। चलो ND2 की वैल्यू क्या है, D2 की वैल्यू क्या है, N लिख दिया। D2 क्या निकल के आया था हम लोग का, D2 निकल के आया था 0.2992 0.2992। देख लेते हैं एक बार, वही है ना, ये देखो है वही। थोड़ा क्वेश्चन में जाके देखते हैं क्या इसकी वैल्यू दी है। एग्जाम में आप ना ये भी चीज चेक करना, क्या ND1 की वैल्यू अगर ये आ रही है, जैसे आपने ND1 स्टार्टिंग में फाइंड करने की कोशिश की कि ND1 आपको कितना चाहिए था, ND1 किधर गया, एक मिनट, मैंने यहाँ पे ND1 नहीं लिखना है, मैंने यहाँ पे सीधा चलेगा ND1 ही लिखेंगे। ND1 की वैल्यू मिल गई ना हम लोग को, तो आप ND1 ऐसे लिख सकते हो और इसको आप इलाबरेट क्या कर सकते हो वो भी मैं आपको चीज़ें बता देता हूँ, क्योंकि फॉर्मूला में ND1 है ना, इज इक्वल टू N 0.5820 ऐसा करके आप लिख सकते हो कि इसकी वैल्यू ये आ रही है। ठीक है, आपको ND1 ही समझना है। अब एग्जाम में आपको ये चीज़ें भी देखनी है कि अगर आप निकाल रहे हो स्टेप नंबर 3 में वैल्यू ऑफ ND1 और जैसे आपने ND1 पुट किया तो क्या इसका वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, अगर गिवन है तो डायरेक्टली उठा के लिखना, फिर आपको ये सारा चीज निकालने का जरूरत नहीं पड़ेगा, ये सारा मगजमारी नहीं करना पड़ेगा। बट अगर नहीं दिया है तो आपको देखना पड़ेगा आसपास की कोई वैल्यूज दी है, हाँ दी है, तो उसको यूज करके आप वो चीजें कर लेना, निकाल लेना उसका वैल्यू। अब देखते हैं अब हम लोग का वैल्यू किसका निकालना है। अब हम लोग का वैल्यू निकालना है, थोड़ा मैं चाहिए तो और जगह छोड़ देता हूँ ऊपर वाले में। अब हम लोग का वैल्यू किसका निकालना है, स्टेप नंबर 4 में वैल्यू ऑफ ND2, वैल्यू ऑफ ND2। तो यहाँ पे हम लोग को दिया है वैल्यू निकालना है N 0.2992। कैसे निकालेंगे, क्वेश्चन देखोगे अगर आप तो आपको 25 की वैल्यू दी है, 30 की वैल्यू दी है और ये वाली वैल्यू दी है। ठीक है, सेम उसी तरह जाएंगे। अगर मैं डायग्राम बनाऊं तो मुझे
0.25 की वैल्यू दी है, 0.30 की वैल्यू दी है, और जो वैल्यू फाइंड आउट करनी है वो फाइंड करनी है 0.2992। ये सब n है, ठीक है, ये सब n की वैल्यू दी गई है, दैट इज n। क्या कर सकते हैं, सेम मेथड आपको फॉलो करना है जैसे आपने ऊपर अभी सॉल्व करके किया। अब हम लोग निकालते हैं n25 की वैल्यू, यानी n0.25 की वैल्यू निकालते हैं। कैसे निकलेगी देखो, हमें जो आंसर में क्वेश्चन दिया है, हमें जो क्वेश्चन दिया वो किसका दिया है, एरिया ऑफ लेफ्ट एंड राइट, यानी 1 टेल का आंसर दिया, यानी 1 टेल का दिया, यानी सिंपल बोल तो ये वाला जो अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, ये देखो ये सेम ही है कि n 2.25 का वैल्यू दिया 1 टेल का, 1 टेल का कितना दिया है 0.4013, यानी इसका वैल्यू दिया है, और हम लोग को इन्फिनिटी से लेके यहां तक की वैल्यू आनी है, हम लोग को क्यूमुलेटिव लानी है, तो हम लोग क्या करेंगे 1 माइनस 0.4013 करेंगे। तो इस चीज को मैं वहां पे ही रख देता हूं सो दैट इट इज अ बेटर थिंग। ये चीज आपको अभी समझ में आ गई, आ जाएगी और बेटर तरीके से। 0.25 1 टेल की वैल्यू इतनी दी है तो हम लोग ने ये लाया, तो अगर ये हम लोग को 0.25 की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, वापस कर देते हैं 1 माइनस 0.4013, 1 माइनस 0.4013 कितनी आ गई 0.5987, ठीक है। कितनी आ गई इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू कितनी आ गई 0. एक मिनट 0.5987, और 30 की वैल्यू कैसे निकलेगी, सिंपल है, अगर आपको इन्फिनिटी टू 0.30 की वैल्यू निकालनी है तो 1 माइनस 3821 कर देना, दैट इज 0.3821। वापस देख लो वैल्यू 1 माइनस 0, 1 माइनस 3821, ठीक है। तो 1 माइनस 0.3821, तो इसका आपका आंसर निकल के आ जाएगा 0.6179। 30 की वैल्यू आ गई 0.6179। हम सेम वो 5 स्टेप फॉलो करेंगे अभी। चलो देखो, स्टेप 1 क्या चाहिए आपको, हमको चाहिए n2, किसकी वैल्यू चाहिए n 0.2992 की वैल्यू चाहिए, ठीक है। स्टेप नंबर 2, हाउ मच एक्स्ट्रा यू वांट, वी वांट एक्स्ट्रा, हमको कितना एक्स्ट्रा चाहिए बेस से, यानी 0.25 से, तो 0.25 से हम लोग को जो एक्स्ट्रा चाहिए वो चाहिए 0.25 माइनस 0.2992, यानी हम लोग को चाहिए एक मिनट मैंने गलत कर दिया, ऐसे नहीं लिखना, माइनस में आ जाएगा। वी वांट व्हाट एक्स्ट्रा n 0.992 माइनस n.25, अब राइट, तो 0.2992 माइनस 0.25, इसका आंसर आ जाएगा आपका 0.0492, ठीक है। स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 3 में क्या होगा, स्टेप नंबर 3 में हम लोग निकालते थे डिफरेंस, स्टेप नंबर 3 में डिफरेंस n.30 और n.25 इन दोनों के बीच का डिफरेंस, और n30 की वैल्यू कितनी है 0.6179। क्वेश्चन में जो दिया है वो 1 टेल की वैल्यू है, वो वाली नहीं लेनी है, ऐसे करके आपको निकालना है क्यूमुलेटिव और ये वाली वैल्यू यूज करनी है, तो आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा। इसके लिए मैंने आपको 1 टेल 2 टेल क्यूमुलेटिव अप टू दैट एरिया, ये सारी चीजें मैंने क्यों बताई है, ताकि एग्जामिनर हो सकता है कभी कभी आपके साथ खेलेगा कि बोलेगा कि चलो टेस्ट करते हैं कि क्या इनको ये वाली नॉलेज भी आती है कि नहीं, और उस केस में आप फंस जाओगे। इसके लिए आपको वो चीजें भी मैंने कराई है। इसकी आंसर कितनी है n30 की 0.6179, ठीक है, तो इसका आंसर है 0.6179, और 25 की वैल्यू कितनी है 0.5987, 0.5987, ठीक है। दोनों के बीच का डिफरेंस निकालेंगे, इसका डिफरेंस आएगा n 0.05, वो तो हमको भी पता था, ऊपर भी ऐसे ही सॉल्व किया है ना।
तो यहाँ पे एन नहीं लगाया, ठीक है लगा देते हैं। लो, कल के डेट में इसमें भी डाउट नहीं आना चाहिए। सर एक में एन आपने लगाया, दूसरे में क्यों नहीं लगाया? लगा दिया। ये तो ठीक है, इसमें तो सॉल्व करते टाइम चलता है। आपको मेन चीज़ आपको समझ रहा है ना, मेन इवन एट द एंड आंसर आना चाहिए बस। 6179 माइनस 0.5987 करेंगे तो इसका आंसर निकल के आएगा 0.0192। अब स्टेप नंबर 4 में क्या था, क्रॉस मल्टीप्लाई करते थे, यानी सिंपल है, अगर इसकी वैल्यू ये है तो फिर n0.0492 इसकी वैल्यू कितनी आएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई करके बताता हूँ। अगर 0.05 की वैल्यू 0.192 है तो n 0.0492 की वैल्यू कितनी होगी, तो हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो वही करेंगे अभी सेम। तो यहाँ पे लिख देंगे डिफरेंस इन वैल्यू दैट इज दिस अपॉन डिफरेंस इन n मल्टीप्लाई बाय डिफरेंस इन n। इसको पूरे को सॉल्व करेंगे आप लोग, यहाँ पे चाहिए ना तो मैं n लिख देता हूँ, क्योंकि सब बाद में जब आप लोग सॉल्व करोगे तो फिर आपको अच्छा गिरेगा। ठीक है, अब इस पूरे को सॉल्व करो। 0.0192 डिवाइड बाय 0.05 मल्टीप्लाई बाय 0.0492, इसका आंसर निकल गया 0.01889 ऐसे आ रहा है। अब 25 डेसिमल वापस देख लेते हैं। 0.0192 डिवाइड बाय 0.05 मल्टीप्लाई बाय 0.492, तो इसका आंसर आया 0.01889। ये वैल्यू किसकी है, ये वैल्यू सिर्फ n 0.0492 की। 1 मिनट रुकिएगा, ठीक है ध्यान दो। n 0.492 इज इक्वल टू 0.10888, ठीक है मेरे को इसकी वैल्यू मिल चुकी है। अब मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, हम लोग ने इसकी वैल्यू फाइंड आउट की ना। स्टेप नंबर नेक्स्ट स्टेप 5 में हम लोग क्या कर देते हैं, हम लोग फाइनली वैल्यू निकाल देते हैं n जो हम लोग को रिक्वायर्ड थी 0.2992, वो कैसे आएगी, n 0.25 प्लस n 0.0492 से निकालेंगे। तो n25 की वैल्यू कितनी थी, n25 की वैल्यू थी 0.5987, तो n25 की वैल्यू है 0.5987 प्लस इसकी वैल्यू तो अभी हम लोग ने यहाँ से निकाली, तो हो जाएगी 0.018889। इन दोनों को ऐड करो, 0.5987 प्लस 0.01889, तो इसका आंसर आ जाएगा 0.61759। अगर मैं इसको अप टू 4 डेसिमल करूँ तो 0.6176, ठीक है अप टू 4 डेसिमल। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। तो अब हम लोग को क्या मिल चुका है, हम लोग को ND2 यानी कि N 0.2992 का भी वैल्यू मिल चुका है, विच इज नथिंग बट 0.66176। अब लास्ट लगाता है इस क्वेश्चन का स्टेप नंबर 5 फॉलो करने का। कौन सा फॉलो करना है, स्टेप नंबर 5 ऑफ दिस क्वेश्चन, दैट इज वैल्यू ऑफ ऑप्शन। अब हम लोग को वैल्यू ऑफ ऑप्शन निकालना है। देखो हम लोग ने ND1 निकाल दिया, ND2 निकाल दिया, ND3 निकाल दिया, ND4। अब हम लोग ने सॉरी वापस बोलो, हम लोग ने D1 निकाला, फिर D1 निकालने के बाद D2 निकाला, फिर ND1 निकाला और ND2 निकाला। अब लोग वैल्यू ऑफ ऑप्शन निकालेंगे। वैल्यू ऑफ ऑप्शन, वैल्यू ऑफ ऑप्शन का फॉर्मूला क्या था, ये रहा वैल्यू ऑफ ऑप्शन का फॉर्मूला। मैं बस एक ही बात बोलूंगा, बार बार आपको ना
फॉर्मूला लिखने, क्योंकि ये ब्लैक शोल्स मॉडल ऐसा होता है ना, इसको कैसे एग्जाम में कैसे टैकल करना है वो भी मैं आपको चीज़ें बताऊंगा, डोंट वरी। पहले एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं पूरा। चलो जो जो चीज़ें हम लोग फटाफट वैल्यू पुटअप कर लेते हैं। स्पॉट वैल्यू हम लोग की कितनी थी, 80 रुपीज़ थी, सब दिखाता हूँ अभी। नहीं, यहाँ से फटाक से क्वेश्चन ही खोल लेते हैं, क्योंकि कुछ चीज़ें तो क्वेश्चन से डायरेक्ट पता चल जाएगी। देखो स्पॉट वैल्यू थी 80 रुपीज़, ठीक है, 80 रुपीज़ लिख दिया। मल्टीप्लाई बाय ND1 की वैल्यू कितनी आई थी, स्टेप नंबर 3 में ND1 की वैल्यू आई थी। देखो ND1 की वैल्यू कितनी आई, 0.7196, तो 0.7196, ओके, ब्रैकेट क्लोज, माइनस x कितना था, x एन एक्सरसाइज प्राइस 75 थी, देख लो 75। अब e टू द पावर आर टी, तो e टू द पावर r कितनी है 0.12 और t कितना है 0.5, मल्टीप्लाई बाय ND2 कितना है, ये रहा 0.6176, ओके, ब्रैकेट क्लोज। अब इसको सॉल्व करेंगे, पेज ही खत्म हो गया। चलो सॉल्व करते हैं फटाफट। पहले इसको सॉल्व करेंगे, 80 मल्टीप्लाई बाय 0.7196, मैं पॉइंट बोलता हूँ, मतलब 0 पॉइंट ही होता है वो। इसका आंसर आ गया आपका 57.568। एक बार वापस करके देख लेते हैं, 80 मल्टीप्लाई बाय 0.7196, यस 57.568। अब इसको सॉल्व करते हैं, 75 डिवाइड बाय e टू द पावर आर टी, ई अभी देखोगे आप e टू द पावर 0.12 मल्टीप्लाई बाय 0.5 की वैल्यू दी है, ये देखो ये रही 1.062, और हम लोगों ने क्वेश्चन में भी गिवन लिखा था, विच इज नथिंग बट 1.062, कितना है 1.062 मल्टीप्लाई बाय, ये तो एज इट इज आ गया 0.76। अब इसको सॉल्व करते हैं, $57.568 माइनस ब्रैकेट 75 डिवाइड बाय 1.062 इज 70 पॉइंट, आप लोग डायरेक्टली इसको कैलसी पे ही मल्टीप्लाई कर दो, जो भी इसका आंसर आ जाएगा ना 75 डिवाइड बाय 1.062 जो आंसर आया डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना 0.6176 से, आपका आंसर आ जाएगा 43.6158, वॉट एवर 4 डेसिमल तक लिख देना, 57.568 माइनस 43.615, आपका आंसर आ जाएगा 13.95, 13.9522। या फिर अगर आप इसको ऐसे करोगे 75 डिवाइड बाय 1.062 अप टू 2 डेसिमल तक मल्टीप्लाई बाय 0.6176 माइनस 57.568, ठीक है, तो 13.95 और विच इज इक्वल टू 13.95। ये तो जो 13.95 आया, इट इज नथिंग बट व्हाट, योर वैल्यू ऑप्शन। सो फाइनली यू अराइव्ड एट द सॉल्यूशन विच इज वैल्यू ऑफ ऑप्शन इज इक्वल टू 13.95, ओके। एक बार हम लोग सॉल्यूशन मैच कर लेते हैं, फिर आपको मैं सॉल्यूशन दिखा दूंगा। चलो देखो D1 की वैल्यू देखते हैं 0.5820, ये रही D1 की वैल्यू 5820, ओके। देन D2 की वैल्यू 0.2992, उसके बाद वैल्यू ऑफ D1, ये देखो ND1 की वैल्यू देखो। अब यहाँ पे ना डायरेक्टली निकाल के दे दिया, अब आप लोग डायरेक्ट ये क्वेश्चन सॉल्व करने बैठोगे आपको समझ में नहीं आएगा, अच्छा ठीक है। ये अब देखोगे ना सॉल्व किया ना इधर नीचे, ये देखो डायरेक्ट लिख दिया यहाँ पे कि N5820 की वैल्यू डायरेक्टली निकाल के दे दी, तो यहाँ पे देखोगे आप ND1 की वैल्यू है 0.7197, और अगर हम लोग का वैल्यू देखोगे आप लोग अपना जो सॉल्यूशन हुआ उसके सॉल्यूशन के हिसाब से जो ND1 की वैल्यू आई है वो है 0.7196, चलता है कोई बात नहीं, मतलब 3 डेसिमल्स 0.0001 इतना डिफरेंस है, इतना डिफरेंस तो चलता है। और आपके सामने जब आप खुद भी कैलसी पे सॉल्व करोगे ना आपका आंसर भी वही आएगा। ये जो चीज़ें इन्होंने लाई है ना 0.7197, ये डायरेक्टली टेबल को यूज़ करके लाई है। एक टेबल आता है डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, वो टेबल को यूज़ करके लाई हुई है।
हाँ, अगर आपको वो टेबल यूज करके कैसे करना वो भी जानना तो बता देना, कमेंट डाल देना, मैं कमेंट का एक इसका सेपरेट वीडियो ला दूंगा आप लोग के लिए, जहाँ पे मैं आपको बता दूंगा कि कैसे टेबल को यूज करके इसकी वैल्यू हम लोग अराइव होते हैं। और ND2 की वैल्यू है 0.6176, तो ND2 की वैल्यू देख लेते हैं। ND2 की वैल्यू इज 0.6176, ओके। एंड देन आफ्टर हम लोग का जो वैल्यू ऑप्शन आया वो है ₹13.96, और इनका आंसर कितना आया, अपना आंसर आया 13.95, यानी 0.1 का डेसिमल का फर्क है। किस में फर्क गिर रहा है, 5757, अच्छा इन्होंने इनको 57 कर दिया, ठीक है। तो इसको अगर 2 डेसिमल तक हम लोग भी लेंगे, 57 करेंगे अप टू 2 डेसिमल तक, तो अगर इसको सॉल्व करें 0.757 मल्टीप्लाई बाय 43.61, अब इसका आंसर देखो आगे आ जाएगा। तो इसको 0.2 डेसिमल तक लेना, ये भी मल्टीप्लाई करने के बाद इसको भी आप कितना लेना, 0.2 डेसिमल तक। इतना फर्क पड़ता है क्या सर, 13.9596 मार्क्स मिल जाता है, डोंट वरी अबाउट इट। अरे एग्जामिनर को भी पता है, अगर ₹1 का ₹2 का डिफरेंस हो तो फिर प्रॉब्लम आएगा आपको। तो डायरेक्टली आप इसका आंसर कितना लिख देना, 13.96, ओके। तो फाइनल आंसर आपका कितना आ गया, 13.96, गॉट इट। अब मैं आपको सॉल्यूशन एक बार दिखा देता हूँ। सॉल्यूशन दिखाने से पहले थोड़ा पानी पी लीजिए, मैं आपसे एक चीज़ डिस्कस कर लूँगा, उसके बाद हम सॉल्यूशन देख लेंगे। यहीं पे ये जो ND1 की वैल्यू आई ना, इसको निकालने का एक और भी तरीका है। जी हाँ, देखते, एक मिनट रुकिए, पानी पानी पी रहा, पानी पीते रहना चाहिए। और दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका ये रहा, एक फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला ड्रिवन फॉर्मूला है, बना हुआ फॉर्मूला, ड्रिवन फॉर्मूला। आप जैसे ही ये फॉर्मूला में सारे वैल्यूज को पुट करोगे ना, आपका आंसर आपके लिए आ जाएगा, हाजिर हो जाएगा। कैसे फॉर्मूला देखो, सब ड्रिवन फॉर्मूला है, ड्रिवन कैसे वो भी देख लो। रिवर्स स्टेप जाएंगे, आपको ये फॉर्मूला कैसे डिराइव होगा वो समझ में आएगा। देखो स्टेप नंबर 5 क्या बोल रहा है, स्मॉल वैल्यू प्लस, मतलब जो भी स्मॉल वैल्यू होगा यानी N55, अगर हम लोग का वैल्यू निकालना है, जैसे इसी का एग्जांपल लेके चलते, हम लोग का वैल्यू किसका निकालना है, N.5820। उसके लिए हम लोग ने क्या किया, हम लोग ने स्टेप नंबर 2 में क्या कर दिया कि जो बिगर वैल्यू थी, हम लोग का जो रिक्वायर्ड वैल्यू था, ये 5820 क्या है, ये 5820 एक तरह से हम लोग का क्या, हम लोग का रिक्वायर्ड वैल्यू है कि हम लोग को ये वैल्यू चाहिए, और जो दोनों की वैल्यू दी थी 0.55 और 0.60, इसमें से ये स्मॉलर वैल्यू है, तो ये क्या है, स्मॉल वैल्यू, या फिर मैं इसको लोअर वैल्यू भी बोल सकता हूं। तो देखो ये स्टेप नंबर 5 में क्या बोल रहा है, स्मॉल वैल्यू प्लस जो हम लोग को चाहिए डिफरेंस। अब ये डिफरेंस निकालना, तो देखो मैंने वो क्या किया, स्मॉल वैल्यू, यही फॉर्मूला है, यहीं से सब डिराइव होगा। देखो ये एज इट इज है, मान लो मैंने एज इट इज वहीं पे रख दिया। N55 क्या है, स्मॉल वैल्यू, तो देखो मैंने लिखा वैल्यू स्मॉल नंबर प्लस, अब ये वाला जो चीज है ये कैसे आया, ये वाला चीज कैसे आया, ये जो चीज है ये कैसे आया, ये देखो ये ऐसे आ रहा है। अब ये बड़ा कैसे हुआ वो देखो, ये वाली चीज कहां से आ रही है, स्टेप नंबर 4 में दे जाते हैं, स्टेप नंबर 4 में जाते हैं, स्टेप नंबर 4 से ये वाली चीज निकल के आई, ये देखो स्टेप नंबर 4 से निकल के आई ना, ये जो वैल्यू है कहां से निकल के आई, स्टेप नंबर 4 में। तो स्टेप नंबर 4 में जाते हैं, स्टेप नंबर 4 क्या कर रहा है, स्टेप नंबर 4 इज नथिंग बट 0.16 है, ये क्या है, ये बिगर नंबर माइनस स्मॉलर नंबर है, वही है, तब जाके ये आया। तो देखो मैंने वही लिख दिया, वैल्यू एट लार्ज नंबर माइनस वैल्यू एट स्मॉल नंबर। फिर डिवाइड में क्या किया है, 0.05, वो कहां से आया, बिगर जो नंबर था 0.06 जिसकी जो नंबर थी माइनस स्मॉलर नंबर किया, तो देखो वही है लार्ज नंबर माइनस स्मॉल नंबर। तो जो लार्ज नंबर माइनस स्मॉल नंबर थी वो 0.05 निकल के आ गई, तो वो एज इट इज यहां पे लिख दी, ओके। अब यहाँ पे क्या कर दिया, मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई किससे किया, 0.032, ये कहां से निकल गया, ये स्टेप नंबर 2 से निकल गया है, दैट इज माइनस N8, मतलब माइनस रिक्वायर्ड वैल्यू माइनस स्मॉल वैल्यू, यानी रिक्वायर्ड मेरी इतनी थी, माइनस मैंने ये किया तो मेरे को ये मिल गया। वो कैसे आया, वो आया रिक्वायर्ड नंबर माइनस स्मॉल नंबर। तो बस कुछ नहीं, जो स्टेप ऊपर ऐसे 1 2 3 करके लिखा था, हम लोग ने रिवर्स गए और उससे मैंने ये फॉर्मूला डिराइव किया, और इसको इंटरपोलेशन का फॉर्मूला भी कहा जाता है। तो अगर एग्जाम में आपको ये फॉर्मूला याद है ना, तो मैं तो आपको सिर्फ एक ही बात बोलूंगा, बिंदास यूज करियो, बिंदास।
बट अगर आपको 1% भी डाउट है कि नहीं ये फॉर्मूले में मेरे को कुछ तो डाउट लग रहा है, ऊपर नीचे कुछ तो हो सकता है, क्योंकि ये फॉर्मूला डायरेक्टली एग्जाम में आपको अप्लाई करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, तो आप सीधे से ये 5 स्टेप फॉलो करना। मैं बोल रहा हूँ इसमें सिर्फ 2 मिनट एक्स्ट्रा जाएगा, बट आपका आंसर ना एकदम एक्यूरेट आएगा, और इसके अंदर ना आपका समय उतना ही जाने वाला है, थोड़ा ज्यादा भी जा सकता है, बट इसके अंदर आंसर थोड़े प्रॉब्लमेटिक होने के चांसेस है। अब कैसे इसको सॉल्व किया है वो भी मैं आपको दिखा देता हूं कि कैसे इसका सॉल्यूशन होता है। कि अगर मैंने ये वाले नंबर में वैल्यूज पुट किए तो देखो ये रहा इसका सॉल्यूशन। डायरेक्टली मैं वैल्यू पुट करके दिखा देता हूं आपको। ये रहा, ये देखो ये सेम फॉर्मेट है। देखो स्मॉल वैल्यू, देखोगे अगर आप स्मॉल वैल्यू रखा, फिर बिगर वैल्यू पे जो नंबर आया माइनस, अभी मैंने सिर्फ फॉर्मूले की वैल्यूज को पुट किया है, स्मॉल वैल्यू प्लस वैल्यू एट बिग नंबर प्लस वैल्यू एट हायर नंबर प्लस वैल्यू एट स्मॉलर नंबर, ठीक है, डिवाइड बाय दोनों का डिफरेंस। ओके, वॉट एवर स्मॉल वैल्यू माइनस बिग वैल्यू। तो अगर मेरे को यहाँ पे ऐसा ना लिख के, अगर मैं इसको यहाँ पे ये भी लिख दूं दैट दिस n55 सॉरी 60 आएगा, n60 माइनस n55, गॉट इट, समझा। और यहाँ पे दोनों का डिफरेंस दैट इज n, मुझे 0.5820 चाहिए माइनस 0.55 चाहिए, यानी उन दोनों के n का बीच का डिफरेंस चाहिए। तो इट इज नथिंग बट द रिक्वायर्ड वैल्यू माइनस जो स्मॉलर वैल्यू होगी, वो वैल्यू नहीं बोला मैं, नंबर, स्मॉलर रिक्वायर्ड नंबर जो था और स्मॉल नंबर था। फिर देखो ये एज इट इज उसकी जो वैल्यू है वो लिख दी, 0.0 ये उसकी वैल्यू है ना, n55 की वैल्यू कितनी है 0.7088, तो देखो वही लिख दी 0.7088 प्लस 0.7257। अगर आपको चाहिए तो मैं सॉल्व ही कर देता हूँ वहाँ पे, सो दैट चीज़ें और आसान हो जाए। सॉल्व ही करके देता हूँ, चलो अननेसेसरी, देखो चीज़ें मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, ध्यान दो। वैल्यू स्मॉल नंबर लिखना है, वैल्यू लिखा है, ठीक है, वैल्यू लिखा है, ध्यान देना वैल्यू। तो पहले मैं चीज़ें पुट कर देता हूँ। मुझे चाहिए n, किसका चाहिए मुझे वैल्यू 0.5820 का, ठीक है। तो मुझे चाहिए वैल्यू स्मॉल नंबर, ठीक है। तो वैल्यू स्मॉल नंबर, तो जो मेरा वैल्यू है स्मॉल वो है n55, ठीक है, n55 है प्लस बिगर ब्रैकेट स्मॉलर ब्रैकेट, फिर मुझे वैल्यू लिखनी है लार्ज नंबर, लार्ज नंबर है मेरा वैल्यू का 0.6 का, माइनस फिर मुझे वैल्यू लिखनी है n, स्मॉलर नंबर है 55, डिवाइड बाय जो लार्ज नंबर है, लार्ज नंबर है मेरा 0.60, माइनस जो स्मॉल नंबर है, स्मॉल नंबर कितना है, स्मॉल नंबर है 0.55, ठीक है। फिर ब्रैकेट क्लोज, मल्टीप्लाई बाय रिक्वायर्ड नंबर, रिक्वायर्ड नंबर है मेरा रिक्वायर्ड नंबर कितना है आपका 0.5820, ये देखो ये रिक्वायर्ड है ना आपका 0.5820, माइनस कर दिया, माइनस क्या किया गया स्मॉलर वैल्यू, स्मॉलर नंबर है 0.55। अब इस पूरे को सॉल्व किया बस। वैल्यू, इसकी वैल्यू कितनी है n55 की, वो है 0.7088, तो मैंने लिख दी 0.7088 प्लस वैल्यू, बिगर पे वैल्यू कितनी है वो है 7257, तो मैंने वो लिख दिया 0.7257, माइनस इसकी वैल्यू तो यहीं पे पता चली 7088, डिवाइड बाय, इन दोनों को माइनस करूँगा, इन दोनों को देखो, इन दोनों को माइनस करेंगे तो आपका आंसर कितना आएगा 0.05, मल्टीप्लाई बाय दिस माइनस दिस करेंगे तो आंसर आएगा 0.032, देख लो करके 0.5820 माइनस 0.55, तो आंसर कितना आ गया 0.032। अब इस पूरे को आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर मिल जाएगा। चलिए तो मैं आपको करके दिखा देता हूँ। 7088 प्लस, पहले इतने को सॉल्व करना, फिर मल्टीप्लाई बाय दिस करना, फिर इससे प्लस करना, 0.7257 माइनस 0.7088 डिवाइड बाय 0.05 मल्टीप्लाई बाय 0.032, तो आपका आंसर आ जाएगा 0.010816, और इन दोनों को ऐड करोगे 0.88 प्लस 0.10 सो 816, तो आंसर आ गया आपका 0.7196, विच इज यू गॉट द आंसर ऑफ ND1, ठीक है। देखो सेम आंसर आ गया 0.7196, और ये भी 0.7196, सेम आंसर आएगा, कोई तकलीफ नहीं होगी। उसी तरह चाहिए तो मैं आपको ये वाली चीज़ें, बट ठीक है
ये तो मैंने डायरेक्टली यहाँ पे लिख दिया, बट इसका भी सॉल्यूशन ये देखो, अगर उसका चाहिए तो वो भी मैंने किया हुआ है। दैट इज स्मॉलर वैल्यू प्लस बिगर पे जो वैल्यू आएगी वो माइनस स्मॉलर वैल्यू, दोनों के बीच का डिफरेंस मल्टीप्लाई बाय रिक्वायर्ड वैल्यू इतनी थी और मुझे स्मॉलर वैल्यू का जो नंबर था वो, दिस माइनस दिस करेंगे आंसर ये आएगा। इसकी वैल्यू जो थी 0.5987, आप लोग देखोगे ये निकल के आई है 0.5987। अगर आपको क्वेश्चन में देखना है, सॉल्यूशन में देखना है तो वहाँ पे भी देख सकते हो 0.5987 ही है। ओके, तो ये लिख दिया। देन इन दोनों के बीच का डिफरेंस डिवाइड बाय दिस मल्टीप्लाई बाय दिस, ये पूरा पहले सॉल्व होगा और फिर ये वैल्यू आ जाएगी और दिस प्लस दिस करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। दिस प्लस दिस करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा ये वाला ND2 इज इक्वल टू 0.1676 और वही यहाँ पे भी आंसर आया ND2 का 0.6176। ओके, तो मैं जब ये सॉल्यूशन आपको भेजूंगा तो वहाँ पे मैं वो और करके भी वो चीज़ें वहाँ पे डाल दूंगा। बाकी यहाँ पे कुछ चाहिए तो यहाँ पे 0.5 कैसे आया, 0.30 माइनस 0.25 और यही सेम चीज़ यहाँ पे भी कर देता हूँ, n हटा देता हूँ तो भी चलेगा क्योंकि आपको समझ तो जाएगा ही, क्योंकि ऊपर मैंने उसको डिफरेंशिएट करने के लिए वैल्यू तो लिखा हुआ है। तो ये रहा आपका बिनोमियल और ये सेम चीज मैंने एग्जांपल में भी आपको दे दिया है। देखो कंसेप्ट नोट जो मैंने बनाया ना, कंसेप्ट नोट के एग्जांपल में मैंने सेम क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। उससे बेनिफिट क्या हुआ, जब आप एग्जाम के दिन ये कंसेप्ट नोट को रिवाइज करोगे ना तो कंसेप्ट नोट में ही सेम क्वेश्चन अवेलेबल है। इट मीन्स वो क्वेश्चन आपके आंख के नीचे से जाना है और एक ही क्वेश्चन है तो आपको तो जाना ही है। अब मैं बता रहा था कि एग्जाम टाइम में कैसे इस क्वेश्चन को टैकल करना है और यहाँ पे आप आंसर देखोगे तो यहाँ पे भी आंसर सेम ही है 0.13.96। Now I am telling you कि how you should tackle this question in the examination। देखो तो जब एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा ना तो या तो ये क्वेश्चन नंबर 1 में आ सकता है या तो कहीं पे भी आ सकता है। जब क्वेश्चन नंबर 1 में आया तो समझ जाना कि एग्जामिनर को चाहिए कि आप इसका वैल्यूएशन निकाल के बताओ। और इंडिया में मोस्ट ऑफ द पीपल ऐसे होंगे ना जो ये वाला जो क्वेश्चन होता है ना वैल्यूएशन मॉडल यानी ऑप्शन का वैल्यू निकालना है ब्लैक शॉर्ट्स मॉडल, वो करके जाते ही नहीं है क्योंकि इतना लेंदी हो जाता है ना। आप देखोगे सबसे पहले आपने D1 की वैल्यू फाइंड आउट की, सबसे पहला जो लेंदी चीज होता है वो हो जाता है इसका फॉर्मूला। स्टेप नंबर में ND1 D1 D2 ND1 ND2 फिर बाद में वैल्यूएशन। बट मैं बोलूँ ये सबसे इजी चीज है, इससे इजी कुछ है ही नहीं क्योंकि यहाँ पे आपको ज्यादा अपना दिमाग लगाना नहीं है, सिर्फ 2 चीजें करनी है। फॉर्मूला जो है आपको वो पता होना चाहिए कि फॉर्मूला क्या लग रहा है और जो ND1 और ND2 की जो वैल्यूज डिराइव होकर आती है, अगर 2 वैल्यू दी है तो कैसे निकलेगा वो। और तीसरी चीज 1 टेल की वैल्यू दी है कि 2 टेल की वैल्यू दी है कि क्यूमुलेटिव वैल्यू दी है, वो चीजें आपको पता होनी चाहिए। अगर ये 3 चीजें पता है ना तो ये क्वेश्चन सॉल्व करने में ना आपका 15 से 20 मिनट से ज्यादा टाइम लगेगा ही नहीं। और ये क्वेश्चन कब सॉल्व करना है वो भी आप सुन लो। अगर तो मान लो क्वेश्चन नंबर 1 में है, इट मींस कंपलसरी आपको सॉल्व करना ही है। तो स्टार्टिंग के 1 आवर में ना ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना। आपको पास जब आंसर शीट आएगा ना तो पीछे आप इसके फॉर्मूलाज लिख लेना। जैसे आप फॉर्मूलाज लिख लोगे आप एकदम श्योर हो जाओगे। अच्छा ठीक है, अब मेरे को मैंने इसके फॉर्मूलाज लिख लिया, नाउ आई डोंट वांट टू वरी। फॉर्मूलाज कैसे लर्न कुछ नहीं, एकदम सिंपल। हर 3 दिन में ना इसके फॉर्मूला एक बार पहले रट्टा मार लो, इसका फॉर्मूला कैसे क्या करना है। और हर 3 दिन में फॉर्मूला कैसे रट्टा मारोगे, सबसे पहले D1 का फॉर्मूला रट्टा मारो, फिर D2 का फॉर्मूला रट्टा मारो, फिर बाद में वैल्यू ऑप्शन का। और अगर उससे भी इजी चाहिए तो पहले D2 का फॉर्मूला रटना मारो, फिर D1 का और फिर पूरे वैल्यूएशन ऑफ ऑप्शन का। ठीक है, और इस फॉर्मूला को एग्जाम में जाने से पहले 5 बार लिख के जाना और फिर एग्जाम में जैसे पेपर में लिख लेना। तो आपको मैं ये बता रहा था इस वाले क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करना है एग्जाम में, एकदम सिंपल। अगर तो क्वेश्चन नंबर 1 में आया यानी सॉल्व करना है, स्टार्टिंग के 1 और 1.5 आवर में इसको नहीं छूना, क्योंकि एक भी चीज ऊपर नीचे हो गई ना आपका दिमाग गड़बड़ा जाएगा। तो जब 1.5 आवर में एकदम कंफर्ट जोन में चल रहा हो, अच्छा ठीक है अब आपने अच्छा खासा पेपर अटेम्प्ट कर लिया, अब आप इसको सॉल्व कर सकते हो, फिर इसको सॉल्व करना। और अगर तो ये ऑप्शनल में आ रहा है ना आपके, तो देखना क्या ये क्वेश्चन सॉल्व करना एकदम जान पे आ रहा है तो ही सॉल्व करना, अदरवाइज यू कैन लीव दिस क्वेश्चन। और इफ पॉसिबल ऐसा भी कभी कभी होगा कि आपका ना 90 मार्क्स का पेपर बन रहा है, मतलब 100 मार्क्स का नहीं बन रहा है क्योंकि आप क्वालिटी पे फोकस कर रहे हो। तो स्टार्टिंग के हाफ एन आवर बचे और अब आपको लग रहा है कि ठीक है एक क्वेश्चन है जिसमें ये वाला क्वेश्चन बचा हुआ है और आपके पास आधे घंटे 25 मिनट के आसपास का टाइम है, तो आप दिमाग शांत रख के इसको सॉल्व करना। आप इसको लास्ट के हाफ एन आवर में करने जाओगे ना, हरी हरी में मिस्टेक करोगे। तो अवॉइड करना कि लास्ट के हाफ एन आवर में इसको मत उठाओ। बट ऐसा बोलते ना अगर कोई चारा ही नहीं बचा है तो लास्ट के हाफ एन आवर में, बट दिमाग एकदम शांत,
एक भी वैल्यू मिसिंग इधर से उधर हुई, ये पूरा का पूरा क्वेश्चन ले भी देगा। अगर आपका ND2 गलत निकला ना तो सब गलत होगा। ND2 छोड़ो, ND1 गलत निकला ना तो सब गलत, क्योंकि ND1 से डिराइव ND1 का वैल्यू ND1 बोल रहा हूँ, D1 गलत निकला ना सब गलत निकला, क्योंकि D1 का यूज D2 में होता है, और जब D2 में यूज होगा तो D1 गलत निकला तो D2 भी गलत आएगा। जब D1 गलत निकला है, D2 गलत निकला है, तो ND1 भी गलत निकलेगा, ND2 भी गलत निकलेगा, और अगर ND1 और ND2 ही गलत है तो जो वैल्यूएशन ऑफ ऑप्शन है वो भी गलत निकलेगी। तो ये पूरी कनेक्टेड है। आपको इसके लिए जब ये टाइप के क्वेश्चन आप सॉल्व करना ना, एकदम दिमाग शांत, और एग्जाम से एक दिन पहले ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करके एग्जाम में जाना है, क्योंकि इसके अंदर रिस्क लेना ही नहीं है। अब तक तो ये टाइप ऑफ क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आया है, हाँ मॉक टेस्ट या RTP में ये टाइप ऑफ क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो दैट्स इट। मैं आपको इसका सॉल्यूशन दिखा देता हूं, और ये सॉल्यूशन के नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएंगे। एक बार सॉल्यूशन देख लीजिए। इसका मैं और वाला भी दिखा देता हूं आपको, सो दैट कंसेप्ट नोट में आपका और वाला पार्ट खत्म हो जाए। एक मिनट रुकिए। ठीक है, और ये वैल्यूएशन ऑफ ऑप्शन। ओके, तो मैंने आपको सॉल्यूशन भी दिखा दिया, इसको कैसे सॉल्व करते हैं मैंने वो भी बता दिया। फॉर्मूले का पूरा गेम है, फॉर्मूला पता होना चाहिए और स्टेप्स पता होना चाहिए, और जो आप n वाला वैल्यू यूज करोगे वो पता होना चाहिए कि 1 टेल का दिया है, 2 टेल का दिया है, कि कौन सी वैल्यू दी है। अगर तो एग्जाम में आपको क्यूमुलेटिव तक की वैल्यू दी होगी ना तो आपको टेंशन नहीं लेना, क्योंकि आपको इसके अंदर क्यूमुलेटिव वैल्यू ही फाइंड करनी है। जो n होता है वो क्यूमुलेटिव वैल्यू मांगता है। अगर एग्जाम में क्यूमुलेटिव तक की वैल्यू दी, अगर क्वेश्चन में बोला है कि इट इज अ क्यूमुलेटिव वैल्यू, देन यू डोंट नीड टू वरी। कैसे बोलेगा एग्जाम में कि क्यूमुलेटिव वैल्यू, वो भी मैं आपको दिखा देता हूं, सो दैट आपको चीजें देखो ऐसा बोलेगा। देखो, अगर क्यूमुलेटिव बोलेगा तो बोलेगा इट इज अ क्यूमुलेटिव एरिया। जैसे वहां पे क्या बोला था क्वेश्चन के अंदर, उस वाले क्वेश्चन में बोला था ना हमको कि इट इज अ एरिया फ्रॉम 1 टेल। ये देखो क्या बोला था, एरिया फ्रॉम 1 टेल, ये 1 टेल बोला, तो ये 1 टेल वैल्यू है। इसके अलावा कैसे वो लोग वैल्यू दे सकते हैं आपको, ई वाले जो n वाले वैल्यूज है, उसके अलावा दे कैन गिव यू द वैल्यू लाइक दिस, इट इज अ क्यूमुलेटिव एरिया। क्यूमुलेटिव एरिया दिख रहा है, क्या देंगे उसके अलावा इन लोग, क्यूमुलेटिव एरिया। तो जब क्यूमुलेटिव एरिया दिया ना तो टेंशन लेना ही नहीं है। देखो 0.05 की वैल्यू 0.5987 आएगी, देखो उतनी ही आई है। जब हम लोग सॉल्व कर रहे हैं ना देखो उतनी ही आई है। मैं आपको वो भी चीजें प्रूफ करा देता हूँ कि जब आप 0.25 की वैल्यू निकाल लेते ना स्टेप नंबर 4 में, ये देखो 5987 बोला ना, उतनी ही आई है, उतनी ही आई है। देखो तो ऑलरेडी ये क्यूमुलेटिव दिया तो इसको कुछ छेड़ना नहीं, इसको कुछ चेंज नहीं करना। 0.30 की वैल्यू भी उतनी ही मिलेगी आपको, 6179 मिला। और मैं आपको पॉइंट उसकी भी वैल्यू बताता हूँ 0.55 और उसकी वैल्यू भी दिखा देता हूँ। देखो 0.55 की वैल्यू 7088, देखो 7088 और इसकी वैल्यू 7257। अगर ये वाला अगर एग्जाम में टेबल आ गया ना, देखो ये टेबल में देखो 2 टेल की वैल्यू दी है। अब यहाँ पे आपको थोड़ा सतर्क होना पड़ेगा। यानी 2 टेल की वैल्यू दी है, यानी ये सबको पहले डिवाइड बाय 2 कर देना, तो आपको 1 टेल की वैल्यू मिल जाएगी। और जैसे ही 1 टेल की वैल्यू मिल जाएगी आपको पता है क्या करना है, 1 माइनस दिस नंबर, 1 माइनस दिस, 1 माइनस 1 टेल की वैल्यूज, ऐसे कर करके आपको क्यूमुलेटिव एरिया मिल जाएगा। सो दिस इज फ्रॉम माय साइड। आप ये क्वेश्चन सॉल्व करना प्लीज, अभी भी करना, एग्जाम के एक दिन तो आपको पहले करना ही है। और जब तक आपका एग्जाम नहीं आना, डेली बेसिस पे इस फॉर्मूला को सिर्फ लिखना, कुछ नहीं करना है। रात को ऐसा है कि हाँ जाने से पहले मुझे ये बस ब्लैक शॉर्ट्स के फॉर्मूले को मुझे बस लिखना है। अगर गलती से एग्जाम में आ गया ना, मैं बोला फ्री के 8 नंबर है आपके, एकदम फ्री और फोकट के 8 नंबर है आपके हाथ में, क्योंकि वेरियस पीपल इसको नहीं करते। तो आपके पास वो एज है, आप इसे कीजिए, वही आपके लिए बेस्ट होगा।
तो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। एंड वीडियो आपको कैसा लगा, ब्लैक शोर्स मॉडल आपको कैसा समझा, ये आप फीडबैक मुझे दे सकते हो। एंड जो भी चीज़ें आप मुझे बताइए, ये कंसेप्ट नोट और ये जो भी सॉल्यूशन नोट है आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। डाउट सपोर्ट ग्रुप का भी लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। AFM से रिगार्डिंग कोई भी डाउट है या फिर आपको लग रहा है इस टॉपिक के ऊपर आपको कोई वीडियोस बनाना है, आप मुझे फीडबैक फॉर्म भर के बता दीजिए। और जो भी आपका डाउट है वो ग्रुप में आप ज्वाइन हो जाओ टेलीग्राम चैनल पे, एंड फ्री फील टू आस्क मी एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग AFM। टिल देन सी कृष्णा गुप्ता इज साइनिंग ऑफ, और मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए सी यू। पिक्चर अभी बाकी है।